स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 3 ऑफ अप्रैल। ठीक है। एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो चारों वीक्स के जो करंट अफेयर्स है वो हम बारी बारी से कवर करेंगे। एग्जाम तक मेरे ख्याल से हम अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स पूरे कर लेंगे। ठीक है। बाकी जो पीडीएफ्स हैं वो लगातार ग्रुप्स में भेजी जा रही हैं। आज आपके जून के 3rd and 4th वीक की पीडीएफ्स आ जाएंगी ग्रुप्स में, तो आप लोग उनको देख लेना। एंड एग्जाम से पहले पहले जैसे मैंने बताया, हम लोग मेरे ख्याल से अगस्त के फर्स्ट वीक तक तो करंट अफेयर्स कवर कर ही लेंगे। ठीक है। मतलब अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको करंट अफेयर्स कवर करने चाहिए, उसके बाद नहीं कवर करने चाहिए। ठीक है। उसके बाद वाले तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं कि आएंगे, लेकिन अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक तक करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो हमने जो स्विच किया था मंथली से वीकली में, इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, प्लस उनके जो नंबर हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गैस बेस्ड पावर प्लांट्स टू मीट समर डिमांड। गवर्नमेंट ने गैस बेस्ड जनरेटिंग स्टेशन जो है उनको सेक्शन 11 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 के हिसाब से डायरेक्ट किया है। इसके द्वारा क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट को अलाउ किया जाता है कि वो एक जनरेटिंग कंपनी को ऑपरेट कर सके, मेंटेन कर सके एक जनरेटिंग स्टेशन को इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। सिमिलरली गवर्नमेंट जो है गैस बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको सिक्योर किया जा सके। ठीक है। आप सबको पता है कि नेचुरल जो गैस होती है ये एक फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स होता है ना। लार्जेस्ट कंपोनेंट नेचुरल गैस का जो रहता है वो रहता है मीथेन। अब अगर हम नीड की बात करें कि भाई गैस बेस्ड इकोनॉमी की नीड क्या है, तो सबसे पहली बात तो आ जाता है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस कम होते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से ऑन एन एवरेज जब कोल से गैस में स्विच किया जाता है, उससे एमिशंस तकरीबन 50% तक आपके कम हो जाते हैं। दूसरा आ जाता है बैकअप टू रिन्यूएबल, है ना। ये एक बैकअप की तरह भी काम करता है। नेचुरल गैस प्लांट जो रहते हैं दे स्टार्ट क्विकली, है न? और क्या था, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड गैप को भी ये फिल कर देते हैं, जबकि रिन्यूएबल्स आपके ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात आ जाती है। इसके द्वारा जो नेट जीरो 2070 का जो आपका गोल है ना, और जो क्या बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स है उनको पूरा भी किया जा सकता है। ठीक है। इससे कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं और कुछ इनिशिएटिव्स भी आ जाते हैं, वो पीडीएफ में देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड कन्फ्लिक्ट वॉच, डेटा रिसर्च प्रोजेक्ट प्रिपेयर डेटाबेस ऑफ लैंड रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एफआरए। थोड़ा जरूरी है, शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ है। तो भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बाकी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो रहते हैं, है ना, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हिसाब से, जिनको एफआरए कहा जाता है, ये 2006 में इनेक्ट किया गया था। एफआरए के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है हमारी, या फिर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन जो आ जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस एक्ट के वेरियस प्रोविजन को लागू करने के लिए, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हिसाब से तकरीबन 23 लाख लैंड टाइटल्स जो हैं वो इंडिविजुअली और कम्युनिटी राइट्स के हिसाब से स्टेट्स में बांटे जा चुके हैं। इस एक्ट के फीचर्स की बात करें तो ये एक्ट इंडिविजुअल राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, लाइक आपका सेल्फ कल्टीवेशन का जो राइट आ जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ हैबिटेशन जो है उसको भी रिकॉग्नाइज करता है, रहने का अधिकार। ठीक। एंड कम्युनिटी राइट्स आ जाते हैं। कम्युनिटी राइट्स में आपका जानवरों को चराना हो गया, ग्रेजिंग, फिशिंग, एक्सेस टू वाटर बॉडीज एसेट्रा। ग्राम सभा का रोल भी आ जाता है भाई यहाँ पे, है ना। ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा देखती है कि भाई कौन कौन से बंदे जो है बेनिफिशरीज हैं, डाइवर्जन की परमिशन लेनी है फॉरेस्ट लैंड के लिए फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। ठीक है। फॉरेस्ट लैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन फॉलिंग विद इन एनी फॉरेस्ट एरिया। इसके अंदर भाई हमारे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट भी आ जाते हैं। ठीक है। एग्जिस्टिंग और डीम्ड फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आ जाते हैं। राइट्स को किसी भी मेंबर के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, कम्युनिटी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, जो तकरीबन 3 जनरेशन यानी कि 75 ईयर से बिफोर द 30th दिसंबर 2005, ठीक है, उस फॉरेस्ट में रह रही है। ठीक है। ये आप हमारा आ गया।
नेक्स्ट बात करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स इन्वॉल्विंग फॉरेन नेशनल्स। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नोटो जो है, नोटो के डेटा ने रिवील किया है कि एक सब्सटेंशियल इंक्रीज देखा जा रहा है इन फॉरेन नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, यानी कि कमर्शियल डीलिंग्स की जो कुछ खबरें हैं वो सामने आ रही हैं ऑर्गन्स के क्षेत्र में, जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है। ठीक है, कि भाई यहाँ के जो ऑर्गन्स है वो फॉरेनर्स में लगाए जा रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है जब सर्जिकली भाई आप किसी ऑर्गन को हटाते हैं, ठीक है, एक इंसान से, और उसको दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ पर इंडिया में फ्रेमवर्क भी आ जाता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट, ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, THOA 1994। ये प्राइमरी लॉ है जो ट्रांसप्लांट्स को गवर्न करता है इंडिया में। एलिजिबिलिटी की बात करें, ज्यादातर जो ऑर्गन डोनेशन होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं डोनर की फिजिकल कंडीशन से, एज से डिटरमाइन नहीं किए जाते। ठीक है, दोनों जो लिविंग हैं दोनों तकरीबन 18 प्लस होने चाहिए, पहली बात तो ये है। एंड डिसीज कैन डोनेट ऑर्गन, यानी कि जो मरा हुआ इंसान है उसकी इच्छा के अनुसार उसके ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है। कंसेंट फैमिली की बहुत जरूरी होती है, ठीक है, ऑर्गन डोनेशन के लिए। ठीक है, और हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है। कुछ और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग देख सकते हैं इन द PDF। ठीक, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं रहता वो मैं PDF के हवाले छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाए। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्बिटर दैट अलाउ स्मार्टफोन टू मेक डायरेक्ट सैटेलाइट कॉल, तो चाइनीज साइंटिस्ट जो है उन्होंने वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट सीरीज, इसको कहा जा रहा है तियान तोंग फर्स्ट, इसको डेवलप किया है, जो कि स्मार्टफोन कॉल्स को इनेबल कर सकती है विदाउट द नीड फॉर ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन होते हैं, BTS होते हैं, या फिर सेलुलर टावर्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, दिल्ली लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ओपन्स रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी। तो रेडिएशन थेरेपी या इसको रेडियोथेरेपी कहा जाता है, ये होता है भाई एक तरह का कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसमें कैंसरस सेल्स जो रहते हैं उनको मारा जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज करके, जैसे कि भाई हमारी एक्स रेज आ गई, गामा रेज आ गई। ठीक है, और उसके बाद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हैवी पार्टिकल्स हो गए, अलग अलग तरह की रेडिएशन थेरेपी आ जाती है भाई। एक्सटर्नल आ जाती है, इसको बोला जाता है टेलीथेरेपी। ठीक है, इसमें लीनियर एक्सीलरेटर यूज किया जाता है, रेडिएशन यूज किया जाते हैं डिस्टेंस से सेल्स को टारगेट करने के लिए। उसके बाद दूसरी आ जाती है इंटरनल, इंटरनल को कहा जाता है ब्राइकाइल थेरेपी। इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो बॉडी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इनका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है, हाईली इफेक्टिव है, वेल एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है ब्रेन, ब्रेस्ट, हेड और नेक सर्वाइकल कैंसर्स के लिए। जबकि जो डैमेज हेल्दी टिश्यूज को होता है हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन से, वो आपका मिनिमाइज करते हैं। पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं भाई, फटीग, नोजिया, हेयर लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके साथ में भाई हमारी प्रोटॉन थेरेपी भी आ जाती है। ये एक एडवांस और हाईली प्रिसाइज रेडिएशन ट्रीटमेंट है कैंसरस सेल्स के ट्रीटमेंट के लिए। ट्रेडिशनल मेथड से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इस पे जो एनर्जी है उसको कैंसरस सेल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, इट्स और जो आसपास के हेल्दी टिश्यूज होते हैं उन पे इम्पैक्ट कम पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, FSSAI। तो FSSAI ने क्लैरिफाई किया है कि करंटली हेल्थ ड्रिंक के मामले में देश में कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड्स उन्होंने नहीं बनाए हैं, हेल्थ ड्रिंक नाम की कोई टर्म वगैरह नहीं दी है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। SSAI को भाई आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आ जाती है। इनका काम होता है साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स लगाना आर्टिकल्स ऑफ फूड के लिए, रेगुलेट करना उनके मैन्युफैक्चर, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को। आगे बात करेंगे इंडिया पोस्ट IP इन अंटार्कटिका। तो इंडिया पोस्ट ने पोस्ट ऑफिस खोला है एट भारती स्टेशन। ठीक है, भारती स्टेशन इन अंटार्कटिका। इनॉग्रेशन जो है ये आपका साथ में हुआ है 24th, जो फाउंडेशन डे हमारा आता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी कि NCPOOR, गोवा के साथ में। इससे पहले IP ने अपना पोस्ट ऑफिस जो है दक्षिण गंगोत्री स्टेशन पे 1984 में खोला था, और एक खोला था मैत्री स्टेशन में 1990। ठीक है, ये भाई हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है इंडिया पोस्ट।
तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा इनके पोस्ट ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल नेटवर्क है वर्ल्ड। आगे बात आते हैं अश्वगंधा की, जिसको विथेनिया सोमनीफेरा कहा जाता है। मुझे एक इंटरव्यू ऐसा लगता है, उसमें 2-3 लड़कियां थी, वो इंटरव्यू ले रही थी, एंड कल की 2060 जो भी मूवी है उसके बारे में पूछ रही थी, एंड दैट गर्ल वाज इनकरेक्टली सेइंग अश्वत्थामा इज अश्वगंधा। ठीक है, तो उसको देखेंगे तो काफी फनी लगता है। आई होप आप में से कई लोगों ने देखा होगा। तो अश्वगंधा की बात करते हैं, विथेनिया सोमनीफेरा, ये पॉपुलैरिटी इसकी काफी ज्यादा बढ़ रही है बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसकी बात करें तो ये एक एवर ग्रीन श्रब आ जाती है, जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिलती है, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में भी मिलती है। इसको एक मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पे बहुत पहले से यूज किया जाता रहा है, खासकर ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में। इसके अंदर बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो आ जाते हैं विद एनोलाइट्स, जिनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स होते हैं। इसके जो सप्लीमेंट्स होते हैं उससे स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो रहती है वो दूर होती है, स्लीप, मेन इनफर्टिलिटी, एथलेटिक परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं श्रिंकफ्लेशन की तरफ। भाई ये बहुत अच्छा टर्म है, इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी कि सामान की लागत जो है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इस सेगमेंट ने श्रिंकफ्लेशन नाम की प्रैक्टिस को अपनाया है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की साइज को घटा देना जबकि उसकी करंट रिटेल प्राइस को मेंटेन रखना, है ना। नंबर ऑफ बिस्किट्स या चिप्स जो रहते हैं वो पैकेट में आपके कम कर देना और प्राइस उसकी सेम रखना। 58 ग्राम से 45 ग्राम कर देना लेकिन प्राइस सेम रहना। 49 से 45 कर देना लेकिन प्राइस सेम रहना। हिडन इन्फ्लेशन होता है एक तरीके का, छुपा हुआ इन्फ्लेशन होता है जो कंपनी अडॉप्ट करती है टू रिड्यूस फॉरेन कस्टमर्स ड्यू टू प्राइस राइज। अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो कस्टमर्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कोलंबिया की तरफ। प्लेसेस इन न्यूज, कैपिटल है बोगोटा। बोगोटा ने जो है वाटर राशनिंग स्टार्ट कर दी है, यानी कि लोगों को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पानी देना स्टार्ट कर दिया है ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ वाटर इन इट्स रिजर्व। पॉलिटिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं कोलंबिया की, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ जाती है इन द सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसके आसपास आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर कैरिबियन सी आ जाता है इन द नॉर्थ, पैसिफिक ओशन आ जाता है इन द वेस्ट, और इसके ईस्ट की तरफ वेनेजुएला को क्रॉस करें तो अटलांटिक ओशन आ जाता है। नेबरिंग कंट्रीज में भाई एक तो आ जाती है पनामा, ठीक है, ऑन द वेस्ट, वेनेजुएला आ जाती है, ब्राजील आ जाती है भाई इसके ईस्ट में, पेरू आ जाती है, और इक्वेडोर आ जाता है इसके साउथ। जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो एंडीज जो माउंटेन्स हैं वो इसके वेस्ट में लाई करते हैं। अमेजन फॉरेस्ट जो है वो इसके साउथ ईस्ट की तरफ आ जाता है। इंपॉर्टेंट पीक्स में आ जाती है, एक तो आ जाती है पिको क्रिस्टोबल कोलोन, और एक आ जाती है सिमोन बॉलीवर। रिवर्स में आ जाती है, एक तो अमेजनी रिवर आ जाती है, दूसरी आ जाती है मैक डेलेना, और तीसरी आ जाती है ओरिनोको। आगे बात करते हैं स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट SRVA की। गवर्नमेंट ने पेमेंट मैकेनिज्म को सिंप्लीफाई कर दिया है, किस चीज के लिए? फॉर पल्सेस इंपोर्ट। बाहर से दालें मंगानी है तो उसके लिए पेमेंट मैकेनिज्म अब आपका थोड़ा सा इजी कर दिया है। ठीक है, कहाँ से मंगानी है इंपोर्ट? म्यांमार से मंगानी है, वहां के लिए किया है थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट होते क्या है? वॉस्ट्रो अकाउंट एक बैंक अकाउंट होते हैं जो फॉरेन बैंक्स ने हमारे बैंक के अंदर खोले होते हैं, ठीक है, इन द डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपीज के टर्म में। तो SRVA जो होता है ये एक एडिशनल अरेंजमेंट होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में, जिसमें फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज को यूज किया जाता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की तरह काम करते हैं। प्रायर RBI का जो अप्रूवल होता है वो ओपनिंग ऑफ SRV के लिए जरूरी होता है। ये अकाउंट क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की नीड को खत्म कर देते हैं, है ना, उनको होल्ड करने की, और इसके साथ साथ फॉरेन करेंसीज पे जो डिपेंडेंस होता है बायलैटरल ट्रांजैक्शंस के लिए वो भी कम कर देते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं रिंगवुडाइट की। तो रिसर्चर्स ने एक वास्ट रिजर्वर ऑफ वाटर ढूंढ निकाला है, इसको नाम दिया है रिंगवुडाइट। ठीक है, रिंगवुडाइट ओशन नाम दिया है बेसिकली इन्होंने। ये अर्थ के मेंटल के अंदर पाया जा रहा है, तकरीबन 700 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस। ठीक है,
रिंगवुडाइट ओशन एक वास्ट रिजर्वर है वाटर का, जो कि मिनरल रिंगवुडाइट के अंदर ट्रैप्ड है। ठीक है, रिंगवुडाइट की बात करें तो ये आ जाता भाई हमारा एक ब्लू मिनरल आता है, जो हाई टेम्परेचर पे मिलेगा प्लस हाई प्रेशर पे मिलेगा अर्थ के मेंटल में। अब नीचे है तो हाई टेम्परेचर प्रेशर तो होगा ही होगा। वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल हाई प्रेशर मिनरल इन द मीटेरॉइड्स, यानी कि ये हमारा मीटेरॉइड्स में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको ऑस्ट्रेलियन अर्थ साइंटिस्ट अल्फ्रेड ई रिंगवुड के नाम पे नाम दिया गया था, जिन्होंने पॉलीमॉर्फिक फेज ट्रांजिशंस की स्टडी की थी इन कॉमन मेटल मिनरल्स ओलिविन एंड पैरोक्स। ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स, इन्होंने 40th जो एनिवर्सरी है या 40th ईयर है स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सियाचिन ग्लेशियर पे प्रेजेंस का मनाया। ये ऑपरेशन मेघदूत के अंडर पे हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत आपका 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था, जब इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स जो है सियाचिन की तरफ आगे बढ़ी थी और जो हाइट्स हैं जो नदन लद्दाख में डोमिनेट करती है उन पे कब्जा किया था। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ईस्टर्न कराकोरम रेंज में आ जाता है। ठीक है, ऑफ द हिमालयाज। सेकेंड लॉन्गेस्ट भाई हमारा नॉन पोलर ग्लेशियर आ जाता है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट आ जाता है फैड चेंको। ठीक है, ये कहाँ आता है? यह था तजाकिस्तान में। नुब्रा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है भाई। इसके साथ साथ हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन है इन द वर्ल्ड। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट स्टेट्स अप्रोचिंग कोर्ट ओवर फंड डिसबर्सल बाय सेंटर। रिसेंटली क्या किया, कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई और उनसे बोला कि भाई हमें सेंटर के खिलाफ जो है रिलीफ दीजिए कुछ मैटर्स में। मैटर्स कौन से? रिलेटेड टू रिलीज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। किस में से? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में से हमें पैसा दिलाइए ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए, है ना, सूखे की जो कंडीशन स्टेट में बन रही है उसके मैनेजमेंट के लिए। इससे पहले तमिलनाडु ने भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि भाई सेंटर जो है वो फंड्स को डिसबर्स नहीं कर रहा है अंडर द एनडीआरएफ, ताकि साइक्लोन जो मिचोंग आया था उसके साथ वो डील कर सकें। ठीक है, और जो फ्लड्स आए थे उसकी वजह से। अब स्टेट फाइनेंस की अगर हम बात करें, स्टेट फाइनेंसेस जो आ जाते हैं ये आपका 58% आ जाते हैं उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फ्रॉम देयर रेवेन्यू सोर्सेज, है ना। स्टेट फाइनेंसेस सिर्फ आपकी 50% ही आते हैं उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, जो उनके रेवेन्यू सोर्सेज से जनरेट होते हैं। और अगर हम टैप से लेके जीडीपी का जो रेशियो देखते हैं स्टेट्स का, वो 27.5% आ जाता है 2023 के हिसाब से। अब रीजन क्या है कि भाई स्टेट सेंटर पे डिपेंडेंट है, तो यूएसए तो हमने पॉलिटी में पढ़ रखा है। आप सबको पता है कि जो जीएसटी कंपनसेशन होता है स्टेट के लिए, जो जून 2022 में आपका खत्म हुआ था, और जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था एसजीएसटी के अंडर में, वो हमारा कम रहता है। किससे कम रहता है? उस रेवेन्यू से कम रहता है जो टैक्सेस आपके जीएसटी के अंडर में सब्सिट्यूट कर लिए गए थे, है ना। कुछ हमारे ऐसे स्टेट के टैक्सेस थे ना जिनको जीएसटी ने सब्सिट्यूट कर लिया था, तो उससे भाई इनका कम रहता है। सेसेस का यूजेस बढ़ गया है, सरचार्जेस का यूज सेंटर के द्वारा बढ़ गया है, जो स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है ना। सेसेस एंड सर चार्जेस। स्टेट फाइनेंस को काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है फार्म लोन वेवर्स वगैरह ऐसी प्रैक्टिसेस की वजह से। कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं स्टेट फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए। स्कीम लाई गई है भाई आपकी फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाते हैं स्टेट्स को। 50th फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने रिकमेंड किया है परफॉर्मेंस बेस्ड एडिशनल बोरोइंग स्पेस ऑफ 0.50% ऑफ स्टेट जीडीपी टू स्टेट्स इन पावर सेक्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाते हैं भाई हमारे, आर्टिकल आ जाता है 275। ठीक है, इसमें बताया है पार्लियामेंट कानून बना के सर्टेन स्टेट को ग्रांट्स इन एड दे सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। 282 आया है, इसमें यूनियन और स्टेट्स को इनेबल किया जाता है कि वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है पब्लिक पर्पस के लिए दे सकें। और आर्टिकल 293 आ जाता है, इसमें पावर दी जाती है स्टेट्स पे टू बोरो मनी विद इन लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। फिर बात करते हैं, इंडिया एड्स रिकॉर्ड 18 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन FY 2024। इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 21% आपकी बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, प्राइमरली ड्रिवन बाय सोलर इंस्टॉलेशन ऑफ 12.78 गीगावाट और विंड एनर्जी आ जाती है 2.27 गीगावाट। तो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो आपकी 76.37 गीगावाट से बढ़ के, ये 2014 में थी हमारी, अब कितनी हो चुकी है
178.98 गीगावाट हो चुकी है इन अक्टूबर 2023, यानी कि तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा आपका इंक्रीज हो चुका है। इंडिया जो है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट की अचीव करना चाहती है बाय 2030, है ना। और अपनी तकरीबन हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2030 तक आपकी पूरा करना चाहती है। कुछ स्कीम्स भी आई हैं भाई हमारी, पीएम कुसुम पीएलआई स्कीम अंडर नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है, ये सब आया है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात हाई कोर्ट सॉट डिटेल्स ऑन रेगुलेशंस अराउंड क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग का मतलब होता है फंड्स को छोटी छोटी अमाउंट्स में सोलिसिट करना मल्टीपल इन्वेस्टर से, है ना। मल्टीपल जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा आपको दे रहे हैं थ्रू वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग साइट, स्पेसिफिक या किस चीज के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, बिजनेस वेंचर के लिए, सोशल कॉज के लिए। जनरली इसी के अंडर में लोग चंदा मांगते हैं, ठीक है। ये चंदे का कैसा यूज होता है ये लोग फिर बाद में नहीं बताते। अब ट्रेडिशनल फंड रेजिंग जो रहती है इसमें आपका सम लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज से मांगा जाता है। अब ये जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्राउड फंडिंग को रेगुलेट करती है। सेबी की कुछ गाइडलाइंस भी आ जाती है। इसमें ये बोला गया है कि सिर्फ आपके जो एक्रेडिट इन्वेस्टर्स हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट 2013 में, जिनकी मिनिमम नेट वर्थ आपकी 20 करोड़ है वो आ सकती हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनका मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ है वो आ सकते हैं। एलिजिबल रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका मिनिमम एनुअल ग्रॉस इनकम 10 लाख का है वो भी इसके अंदर में आ सकते हैं। बेनिफिट बहुत होती है भाई, इससे फंडिंग बढ़ती है, नए आइडियाज आते हैं, स्टार्टअप्स इंकरेज होते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस तक पैसा पहुंचता है। नेचुरल क्लेमिटीज के टाइम काफी यूज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। गरीब लोगों के लिए कई बार लोग इकट्ठा करते हैं जो अपने ट्रीटमेंट वगैरह के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, लेकिन रिस्क भी आ जाते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो कई बार स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं समझ पाते और उनका पैसा जो रहता है वो डूब जाता है, ठीक है। जेन्युइन वेबसाइट्स जो हैं उनको कई बार फ्रॉडस्टर होते हैं कुछ अलग अलग तरह के, वो वैसे फ्रॉड लोग भी मतलब क्या कर लेते हैं, उनको यूज कर लेते हैं। लैक ऑफ मॉनिटरिंग, जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है उनकी लैक ऑफ मॉनिटरिंग होती है, उसकी वजह से टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी कुछ 4-5 लोग या उससे ज्यादा भी कर सकते, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आरबीआई इंपोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेवरल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि यूसीबीज। आरबीआई ने क्या किया है, विड्रॉल लिमिट जो है उस पर कैप लगा दिया है। विड्रॉल लिमिट किसपे? ऑफ नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक पे। आरबीआई ने कहा है कि जो एलिजिबल डिपॉजिटर्स हैं उनको उनका डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम 5 लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस से और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से मिलेगा। इसको DICGC एक्ट 1961 के अंडर में स्टेब्लिश किया गया था। DICGC जो है इंश्योर करता है कि सारे कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक जो इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, लोकल एरिया बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स इसके अंडर में आ जाते, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो ये प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में बेस्ड रहते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह ही रजिस्टर्ड होते हैं अंडर ईदर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। आरबीआई का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसमें यूएसबीज को 4 टियर में इस तरीके से क्लासिफाई या किया जाता है, ठीक है। इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं यूएसबी के साथ में। इनएडिक्वेट कैपिटल बेस होता है, लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज होते हैं, हाई ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो आपका 8.7% आ जाता है यूएसबी में, यूनिफॉर्मिटी कम आ जाती है रेगुलेशन में, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मैनेजमेंट में दखलंदाजी ज्यादा रहती है। आगे बात करते हैं स्पेस वेदर बिहाइंड अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ 38 स्टारलिंक सैटेलाइट स्टडी। IISER कोलकाता के द्वारा जो स्टडी की गई है उसमें सैटेलाइट्स के लॉस की कुछ रीजंस बताए हैं। पहला तो स्पेस वेदर कंडीशंस बताई है, उसके बाद बताया है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो हाई डेंसिटी लो अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है। ड्रैग जो है वो बढ़ता जा रहा है ड्यू टू ओरिएंटेशन चेंजेस ऑफ सैटेलाइट। स्पेस वेदर क्या होता है? स्पेस वेदर हमारे अर्थ के आसपास का एनवायरनमेंट होता है, बाकी प्लैनेट्स के आसपास का एनवायरनमेंट होता है, सेलेस्टियल बॉडीज के आसपास का एनवायरनमेंट होता है हमारी गैलेक्सी में, जो सन की एक्टिविटीज की वजह से क्या बोलते हैं, क्या कंट्रोल किया जाता है, सोलर फ्लेस वगैरह, है ना। तो हमारे अर्थ के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो सन की सोलर फ्लेस और बाकी सबसे आपका क्या किया जाता है,
कंट्रोल किया जाता है। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स की डेंसिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, सीएमईज हो गए, बाकी पार्टिकल्स एमिशन जो सन के दौरान निकल रहे हैं, उनसे काफी हद तक क्या रहता है, अफेक्टेड रहता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है अर्थ पे इसका? रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है भाई, है ना, रेडियो ब्लैकआउट स्ट्रॉन्ग आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो फ्लेयर्स के तौर पे रिलीज की जा रही है, उससे रेडियो सिग्नल्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में डिसरप्ट हो जाते हैं, नेविगेशन सिस्टम खराब हो सकता है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स भाई आ जाते हैं, मेजर डिस्टर्बेंसेस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, इससे पावर ग्रिड्स, पाइपलाइंस, रेलवेज और ऑरोरास वगैरह जनरेट हो जाती हैं। सोलर रेडिएशन स्टॉर्म्स आते हैं, इसकी वजह से फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल सन से जो आते हैं, वो मैग्नेटोस्फीयर को क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, परमेट कर सकते हैं, और एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट वगैरह को इंडेंजर कर सकते हैं। ठीक है, स्टारलिंक तो आपको पता ही है, कॉन्स्टलेशन है सैटेलाइट्स का लोअर अर्थ ऑर्बिट में। इसको स्पेस एक्स ने क्रिएट किया था, अमेरिकन स्पेस स्टार्टअप है, जो ग्लोबल इंटरनेट कवरेज देता है, पर्टिकुलरली टू रिमोट रीजन्स। आगे बात करेंगे, एसिडिफिकेशन में स्ट्रिप इंडियन सॉइल्स ऑफ 3.3 बिलियन टन ऑफ एसेंशियल कार्बन, यानी कि 30% से ज्यादा जो हमारा कल्टीवेबल लैंड है इंडिया में जिसपे खेती की जा सकती है, इसके अंदर आ जाती है एसिडिक सॉइल, जिससे प्लांट ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। एसिडिक सॉइल वो होती है जिनकी पीएच की वैल्यू कितनी रहती है, 5.5 से कम रहती है। ठीक है, सॉइल एडिफिकेशन की वजह से सॉइल इनऑर्गेनिक कार्बन यानी कि SiC टॉप सॉइल से कम हो सकता है। SiC में मिनरल फॉर्म्स आ जाते हैं कार्बन के, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, जिनको पेरेंट मटेरियल की वेदरिंग से प्राप्त किया जाता है, या सॉइल मिनरल्स के पार्ट आ जाते हैं जो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। तो सॉइल एसिडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉइल का पीएच धीरे धीरे टाइम के साथ में कम होता जाता है। कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं, लाइक लीचिंग हो जाती है नाइट्रोजन की, डाइनाइट्रोजन की, जो अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर से रिलीज होते हैं। ऑर्गेनिक जो भाई हमारे रेसिड्यूज होते हैं, जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो वो ऑर्गेनिक एसिड्स क्रिएट करते हैं। रूट्स जब प्लांट ग्रोथ करता है ना, तो वो CO2 क्या, रूट्स क्या करती हैं, रूट्स CO2 को रिलीज करती हैं इनटू द सॉइल, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है। ये सब ऐसे तो हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है? इसको मैनेज किया जाता है लाइम ऐड करके, लाइम, जिप्सम, डोलोमाइट, इसको अपर कल्टीवेबल सॉइल लेयर में आपका डाला जाता है। ठीक है, एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स भी हम उगा सकते हैं, लाइक बनानास हो गए, शुगर केन्स वगैरह हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं जियाडल रिवर की। द फ्लो ऑफ जियाडल रिवर जो है, इसको डिस्टरप्ट हो रही है बेसिकली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है भाई हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की। सबसे पहली बात तो ये लोअर हिमालयन रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में ये ऑरिजिनेट होती है। लोअर हिमालयाज रेंज में ये फ्लो करती है, असम में फ्लो करती है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र मिलती है मजूली आइलैंड के पास में। ठीक है, ये जो मजूली आइलैंड है उसके पास में ब्रह्मपुत्र से मीट करती है। ये फ्लैशी रिवर की कैटेगरी में आ जाती है, सडन फ्लड्स क्रिएट करती है, हाई डिस्चार्ज देती है ओवर शॉर्ट टाइम इंटरवल, और हाई सेडिमेंट लोड और डेब्रिस लेके आती है। ये फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स चेंज करती है ड्यूरिंग फ्लैश फ्लड्स। फिर बात करेंगे पिंक बोलवर्म यानी कि PBW की। कॉटन फार्मर्स जो नॉर्थ इंडिया में है ना, वो पैडी, मेज और गुआर में क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं ड्यू टू सीवियर PBW इन्फेस्टेशन। PBW को कहा जाता है पैक्टिनोफोरा वॉसिपैला। ये एक डिसीज होती है जो कॉमन कॉटन क्रॉप्स में बहुत ज्यादा पाई जाती है ना। PBW के जो लार्वा होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जमीन के अंदर चले जाते हैं, और वहां पे आपके क्या बोलते हैं, उसके बाद एक सेकेंड, नहीं सॉरी, जमीन के अंदर नहीं जाते हैं, ये बरो करते भाई हमारे कॉटन बॉल्स में। ये जो कपास की बॉल्स होती है ना, कॉटन बॉल्स होती है ना, उनके अंदर बरो करते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं जो डेवलपिंग फ्रूट होते हैं भाई, और उसके वेट को भी अफेक्ट कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को भी अफेक्ट कर देते हैं। पिंक बॉलवर्म्स जो रहते हैं, इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस जो BT कॉटन है उसके ऊपर रेजिस्टेंस प्राप्त कर लिया है, अब ये काफी ढीठ हो चुके हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कंदुकुरी वीर सलिंगम की। इनकी जो इनको बर्थ एनिवर्सरी पे रिमेम्बर किया गया काफी लोगों के द्वारा। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड नेशनलिस्ट, और इनको फादर माना जाता है तेलुगु रेनेसा मूवमेंट का। ठीक है,
अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स के लिए काम किया, रिमैरेजेस ऑफ विडोज के लिए काम किया, गर्ल्स स्कूल खोला उन्होंने 2 लाई स्वरम में, इन्होंने एक टेम्पल बनाया, उसको नाम दिया ब्रह्मो मंदिर, ठीक है। और हितकारनी स्कूल जो है वो भी आंध्र प्रदेश में खोला। इनकी नोवेल आ जाती है राजशेखरा चरित्रमु, उसको फर्स्ट नोवेल माना जाता है नोवेल तेलुगु लिटरेचर में। और उन्होंने विवेक वर्धिनी जर्नल भी स्टार्ट किया। आगे बढ़ेंगे, मेनिंगेटाइटिस की बात करेंगे। नाइजीरिया जो है वो भाई आपकी पहली, नाइजीरिया, हाँ, वो आपकी पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में टू इंट्रोड्यूस मैन 5CV वैक्सीन। इसको WHO ने भी रिकमेंड किया है। ये मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 स्ट्रेन के खिलाफ में प्रोटेक्शन देती है एक सिंगल शॉट में, ठीक है। मेनिंगोकोकल ACWI वैक्सीन इज द वन अवेलेबल इन इंडिया। मेनिंगेटाइटिस की बात करेंगे, ये इन्फ्लेशन होता है सराउंडिंग टिश्यूज ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ये बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, पैरासाइट्स की वजह से होता है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट भी होता है, सारी एजेस को अफेक्ट करता है, लेकिन यंग चिल्ड्रन जो रहते हैं वो खासकर ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, है ना, वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं। सिम्टम्स में आपकी नेक अकड़ जाती है, फीवर आ जाता है, कंफ्यूजन होता है, हेडेक्स होते हैं, नौसिया वगैरह होता है। उसके बाद बात करते हैं शगास डिसीज की, जिसको अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस कहा जाता है। वर्ल्ड शगास डिसीज डे ऑब्जर्व किया गया WHO के द्वारा ऑन 14 अप्रैल। इसकी बात करें तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है जो प्रोटोजोआ पैरासाइट ट्राइपैनोसोमा क्रूजी की वजह से होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी मिलती है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, जहां पर ये वेक्टर बॉर्न है, ठीक। इसको ट्राई एटोमिन बग जो रहता है इसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, ओरली भी किया जाता है, यानी कि फूड से भी ये आग की पहुंच जाती है, प्रेगनेंसी या बर्थ के टाइम में भी हो जाता है, कॉन्जेनिटल के थ्रू, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू, ऑर्गन ट्रांसप्रेशन के थ्रू भी हो जाता है। इसको नॉर्मली साइलेंट डिसीज भी कहा जाता है। जो टर्म आपको समझ में ना आए ना, उनको टाइप करने में मतलब लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, आप उसको PDF से देख लेना, ठीक है। साइलेंट डिसीज भी कहा जाता है क्योंकि कोई सिम्टम्स इसके एक्यूट या क्रोनिक फेसेस में नहीं दिखते हैं इन्फेक्शन के, जब तक डैमेज बहुत ज्यादा नहीं हो जाता। डिसीज इज क्लिनिकली क्यूरेबल अगर ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर दिया जाए तो। अब बात करते हैं ग्रेस वेंडर लॉरिस की। ग्रेस वेंडर लॉरिस जो है इनको नॉर्थ गोवा से रेस्क्यू किया गया, ठीक है। इनकी बात करें, इनका साइंटिफिक नाम आ जाता है लॉरिस लाइटिक एरेनस, ठीक है। ज्योग्राफिक रेंज यानी कि ये पाए जाते हैं इंडिया एंड श्रीलंका में। इनके हैबिटेट्स में आ जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं, स्क्रब रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाते हैं, और स्वाम्स में भी ये लोग चिल करके रहते हैं। नॉक्चुरल एनिमल है, यानी कि रात में विचरण करते हैं, निशाचर हैं ये, ठीक है, निशाओं में चरते हैं। लीन एंड लैंकी अपीयरेंस होता है, लॉन्गर एंड स्लेंडर, इनके पतले पतले लिम्स होते हैं, लार्जर ईयर्स होते हैं, पॉइंटेड स्नाउट होती है, और आईज जो रहती हैं इसके आसपास ब्लैक और डार्क ब्राउन तरह के सर्कल रहते हैं, जिससे पता चलता है कि ये इंसोम्निया से भी ग्रसित है, तभी ये लोग रात में घूमते हैं। स्लो मूवर्स होते हैं, फॉरेजर्स होते हैं, अपने जो नेस्ट हैं ये लार्ज इंसेस्ट कॉलोनीज के आसपास बनाते हैं इजी मील्स के लिए। इनको जनरली एक टर्म दिया जाता है दैट इज वेविपेरस, यानी कि लिविंग यंग इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग, लिविंग यंग इंस्टेड ऑफ एग्स, यानी कि एग्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइव बर्थ देते हैं ये। हैबिटेट लॉस, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन पावर लाइंस वगैरह वगैरह जो है ये इनके लिए थ्रेट है, और इनको कंजर्वेशन स्टेटस डाला हुआ है नियर थ्रेटेंड का IUCN के हिसाब से। लेक करीबा की बात करते हैं, वाटर लेवल जो है 13% तक ड्रॉप कर चुके हैं टू इट्स कैपेसिटी इन लेक करीबा। क्यों? क्योंकि एल निनो की वजह से सूखा पड़ गया। एल निनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो अनयूजुअल वार्मिंग होती है सरफेस वाटर्स की इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। लेक करीबा की बात करें, ये आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में लाई करता है। ये जाम्बिसी जो रिवर है उसकी डैमिंग की वजह से भाई ये आपका 1955 में बना। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक पावर टू बोथ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। आगे बात करेंगे बोहाग या फिर रोंगाली बिहू की। असम ने अप्रैल में रोंगाली बिहू सेलिब्रेट किया। रोंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू की बात करें तो ये अप्रैल के मिडिल में सेलिब्रेट किया जाता है। असमीज न्यू ईयर की बिगिनिंग होती है और ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग होता है। 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं असम में। एक तो भाई हमारा रहता है काती बिहू, ठीक है, और दूसरा रहता है माघ बिहू।
ये आपके अक्टूबर और जनवरी में मनाए जाते हैं। 7 दिन का फेस्टिवल होता है ये। इसके पहले दिन को कहा जाता है गोरू बिहू, उसके बाद आ जाता है मनु बिहू, फिर आ जाता है गोसाई बिहू, है ना। सिमिलर फेस्टिवल्स बाकी स्टेट्स में भी मनाए जाते हैं। बैसाखी पंजाब में, पुथनाडु तमिलनाडु में, विशु केरल में और पोहेला वैसाख वेस्ट बंगाल। फिर बात करते हैं इंटर एजेंसी स्पेस डेवरेज कोऑर्डिनेशन कमिटी IADC एनुअल मीटिंग हेल्ड। इस मीटिंग में इसरो के जो चीफ हैं उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया डेवरिस फ्री स्पेस मिशन 2030 तक अचीव करना चाह रहा है। स्पेस डेवरिस का मतलब होता है सारा नॉन फंक्शनल आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करने की फिराक में। ठीक है, स्पेस डेवरिस को खत्म करने की जरूरत क्या है, मिटिगेट करने की जरूरत क्या है। सबसे पहली बात तो आ जाती है इट इज अ थ्रेट टू स्पेस एक्सप्लोरेशन। अगर डेब्रिस के साथ में कोलाइजन होता है तो ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट वगैरह क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ऑप्टिक्स और सोलर पैनल्स उनके डैमेज हो सकते हैं। दूसरा आ जाता है कैसलर सिंड्रोम। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो डेब्रिस की होगी उसकी वजह से एक एस्केलेटिंग कैस्केड बनेगा कोलाइजन्स का, जिसको कैसलर सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, राइज टू और रिस्क टू लाइफ ऑन अर्थ। अगर लार्ज स्पेस डेब्रिस जो है एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो फिर वो अनकंट्रोल्ड तरीके से कहीं पर भी गिर सकता है। आगे बात करेंगे ब्रेटन वुड्स कमिटी BWC स्ट्रेंथनिंग द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन BWI टू मीट 21st सेंचुरी ग्लोबल चैलेंजेस रिपोर्ट जारी की गई है। ये पहली ऐसी रिपोर्ट आ जाती है जिसको PWC के मल्टीलेटरल रिफॉर्म वर्किंग ग्रुप यानी कि MRWG के द्वारा रिलीज किया गया है। इसको बेसिकली फॉर्म किया गया था टू एड्रेस हाउ मल्टीलेटरल सिस्टम कैन बी स्ट्रेंथन। ठीक है, BWC के बारे में तो हम लोगों ने, मैंने इकोनॉमिक्स वाले उसमें पढ़ाई दिया है तो उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा। आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD पब्लिशेस द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट अप्रैल 2024। इस रिपोर्ट में कुछ चैलेंजेस को हाईलाइट्स किया गया है जो कि ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड से रिलेटेड है, इम्पैक्ट ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज, मॉनेटरी पॉलिसी और ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस से रिलेटेड है। ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 2023 में ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो आपका रियल टर्म्स में 1% की गिरावट उसमें देखी गई। ट्रेड टेंशंस की वजह से कुछ लार्ज इकोनॉमीज में जो चल रही थी, सबट्यूट ग्लोबल डिमांड की वजह से और डिसरप्शन जो की शिपिंग रूट्स में आए थे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी भी इम्पैक्ट करती है डेवलपिंग इकोनॉमीज पे। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे रैपिड और साइमल्टेनियस टाइटनिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी की बाय मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज। इसमें आपका एक तो आ जाता है हायर डेब्ट सर्विसिंग कॉस्ट एंड डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग न्यू फाइनेंसिंग ऑप्शंस। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट भी आ जाता है डेवलप्ड वर्ल्ड में, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसीज जो है वो डेप्रिशिएट होती हैं। डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स आ जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है डोमेस्टिक डिमांड पे, एम्प्लॉयमेंट पे और हाउस होल्ड इनकम पे। ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं इंक्रीजिंग डेब्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन से। 2022 में तकरीबन 50 बिलियन उन्होंने पे किया था टू एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, और जितने उनको मतलब लोन के तौर पे मिले थे। ठीक है, 2022 में नेट नेगेटिव रिसोर्स ट्रांसफर भी देखा गया था आपका डेवलप्ड कंट्रीज का, बेसिकली फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज एक ग्रुप के तौर पे फंक्शन कर रही थी। 2023 में 9 लो इनकम कंट्रीज आ जाती है, LIC जो आ जाती है वो डेब्ट स्ट्रेस में आई विथ एडिशनल 25 ऑन द ब्रिंक, यानी कि 25 जो है वो आपकी लिमिट में ही आ रही है। आगे बात करेंगे वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन एकेडमिया इन स्टेम आर वेरी लो एज पर अ न्यू स्टडी। वुमेन इन स्टेम, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इंडिया हाईएस्ट परसेंटेज वुमेन इन स्टेम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है इन द वर्ल्ड, तकरीबन 40%, लेकिन उनका जो शेयर स्टेम जॉब्स में वो बहुत कम है, यानी कि 14% के हिसाब से, ऐसा CSIR की रिपोर्ट ने 2022 में बोला। जो ग्रेजुअल ड्रॉपिंग हो रही है वुमेन की आउट ऑफ द वर्कफोर्स इन स्टेम, इसको बोला जा रहा है लीकी पाइपलाइन। ठीक है, की रीजंस आपके लीकी पाइपलाइन के आ जाते हैं मैरिज, चाइल्ड बर्थ, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, जेंडर ब्लाइंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स वगैरह। ठीक है, अब वुमेन की जरूरत क्या है स्टेम में? तो बेसिकली जरूरत यह है कि जो शॉर्टेज आपकी स्किल्ड वर्कर्स की है वो इनके द्वारा फुलफिल की जा सकती है। जेंडर डाइवर्सिटी जो है उसको भी वर्क प्लेस पे क्या करना है,
मैनेज करना है, रैपिडली ग्रोइंग हो रही है पूरी ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में। जेंडर को नैरो करने के लिए पे गैप, सॉरी, टू नैरो द जेंडर एंड द पे गैप, वुमेन की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। इसके साथ साथ वुमेन को जब प्रोमिनेंट स्टेम की फील्ड्स में, रोल्स में रखा जाएगा तो उससे बहुत सारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको खत्म किया जाएगा और यंग गर्ल्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि वो इन फील्ड्स में अपने कैरियर बना सके। ठीक है, इनिशिएटिव्स टू प्रमोट वुमेन इन स्टेम, भाई हमारे कुछ ये आ जा। नेक्स्ट खबर आती है NOAA's कोरल रीफ वॉच एंड इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव कंफर्म 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट। मास ब्लीचिंग हो रही है भाई हमारे कोरल रीफ्स की सिंस अर्ली 2023। ये सब कंफर्म किया गया है तकरीबन 53 कंट्रीज में। ठीक है, लोकल इकोनॉमीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो इम्पैक्ट हो रही है। ये दूसरा ऐसा इवेंट है पिछले 10 सालों में, और इससे पहले जो है वो 2014 से लेके 2017 तक ऐसा ही हुआ था। कोरल्स आप सबको पता है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि स्नाइडेरिया फैमिली को बिलोंग करते हैं। जनरली इनको हार्ड कोरल के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है। रीफ बिल्डिंग कोरल्स जो रहते हैं, रॉक लाइक कैल्केरी स्केलेटन होती है, या फिर आपके सॉफ्ट कोरल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये हार्ड कोरल्स के पॉलिप्स से बनते हैं। कोरल रीफ्स आपकी बनती हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है माइक्रोस्कोपिक एल्गी के साथ, जिनको जू जेनेथराई कहा जाता है, जिसकी वजह से इनको इनका कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलता है। अब ग्रोथ कंडीशंस की बात करते हैं तो इनको वार्म कंडीशंस चाहिए होती हैं, तकरीबन 23 से लेके 29 डिग्री सेल्सियस। सॉल्टी इनको नेचर चाहिए होता है 32 से लेके 42 pppt तक, और क्लियर शैलो मैरीन वाटर चाहिए होते हैं, स्टेबल टेम्परेचर्स और एब्यूंडेंट सनलाइट। ठीक है, इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। हाई बायोडाइवर्सिटी की वजह से, प्रोडक्टिविटी की वजह से, और ये तकरीबन 25% मरीन लाइफ को सपोर्ट भी करती है अपने आसपास। स्ट्रॉम का इम्पैक्ट अपने ऊपर झेल लेती हैं, मिनिमाइज करती हैं, टूरिज्म प्रमोट करती हैं, कार्बन सिंक की तौर पे एक्ट करती हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है जब कोरल्स पे दबाव पड़ता है कंडीशंस में चेंजेस की वजह से, लाइक टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो फिर वो सिम्बियोटिक एल्गी को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीटली वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ओशन टेम्परेचर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है, रन ऑफ और पॉल्यूशन आ रहा है रिवर्स का, एक्सट्रीम लो टाइड्स आ रही हैं, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसकी वजह से भाई हमारे कोरल ब्लीचिंग के इवेंट जो है वो होते जा रहे हैं। फिर बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटिफाइज पैनल टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू द क्वीर कम्युनिटी। कमिटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ना, और ये कमेटी अब की बनाई गई टू इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन से केस में? केस था भाई हमारा सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लीगल रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया। किसके लिए? फॉर द सेम सेक्स मैरिजेस के लिए। ऑब्जर्व किया कि भाई ये मामला तो जो है वो पार्लियामेंट के अधीन आता है। ठीक है, कमेटी क्या करेगी भाई इसमें? कमेटी मेजर्स कुछ हमारे बताएगी ये इंश्योर करने के लिए कि गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो टू द क्वीर कम्युनिटी। क्वीर पीपल जो है उनको क्या बोलते हैं, इन वॉलेंट्री जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ना किए जाए, वायलेंस ना किया जाए, दबाव ना बनाया जाए। क्वीर कम्युनिटी की बात की जाए तो ये वो लोग आते हैं जो अपने आप को LGBTQ+, ठीक है, लेस्बियन के, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को सोशल एक्सक्लूजन झेलना पड़ता है, होमलेसनेस, जल्दी से कोई घर नहीं देता, लो एजुकेशन, लो एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 जो आता है वो इनकी राइट्स और वेलफेयर के प्रोटेक्शन की बात करता है, बट आई बिलीव वो सिर्फ ट्रांसजेंडर्स तक होना चाहिए। प्रीवियस जजमेंट भी भाई हमारे आ चुके हैं। एक आ चुका है दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 2022। Family may take form of unmarried or queer relationships. Atypical families also entitled to protection of law under Article 14. उसके बाद एक आ जाता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, ये तो भाई सबसे बड़ा था, है ना। उसके बाद एक आ जाता है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एज अ थर्ड जेंडर।
नोयाल रिवर की बात करते हैं, तमिलनाडु की जो नोयाल रिवर है इसमें पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है, प्लास्टिक्स काफी भरी जा रही है, सीवेज का मटेरियल ज्यादा आ रहा है। इसका ओरिजिनेशन होता है वेलंगिरी से। ठीक है, आपके जो वेलियनगिरी हिल्स हैं इनको साउथ कैलाश भी कहा जाता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट आ जाते हैं, यहाँ से ओरिजिनेशन होता है। ये रिवर आपकी फ्लो करती है कोयम्बटूर से, ठीक है, तिरुपपुर से करती है, करूर से करती है, और उसके साथ साथ में इरोड जो है यहाँ पे भी इसका जो बेसिन है वो आ जाता है, और उसके बाद एक कावेरी रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर स्टोरेज टैंक्स के एग्जीक्यूशंस मिले हैं, चेक डैम्स मिले हैं चालुक्य और चोल पीरियड के पूरी रिवर के आसपास। रिस्टोरेशन एफर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल एफर्ट्स और रेजिस्टेंस जो है नेशनल रिवर रिस्टोरेशन फंड के द्वारा इसके जा रहा है। इस फंड को मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। फिर बम्बल बीज की बात कर, रिसर्च जो है वो हाईलाइट कर रही है कि बम्बल बीज है ना वो पेस्टिसाइड से रेजिलेंट है, पेस्टिसाइड्स का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी ढीठ हो चुके हैं, है ना। ये बॉम्बस जो जैनस है उसको बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर फॉर मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, फजी इंसेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट स्टबली विंग्स होते हैं इनके, लार्जर देन हनी बीज, लेकिन ये उतना ज्यादा हनी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, इनको बस पॉलिनेशन के तौर पे जाना जाता है। इनके जो विंग्स हैं ये बहुत हाई स्पीड में चलते हैं इनकी लार्ज बॉडीज को कैरी करने के लिए, और ये फ्लावर्स को वाइब्रेट करते हैं जब तक वो पॉलन रिलीज ना करते तब तक चिपके रहते हैं फ्लावर्स से। ठीक है, ये डांस को एक कम्युनिकेशन का माध्यम के तौर पे यूज करते हैं, फॉर फूड अलर्ट सिग्नल देते हैं अपने बाकी कॉलोनी के मेंबर्स को, इनकी थ्रेट में हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, डिसीज ट्रांसमिशन वगैरह वगैरह। फिर आगे बात करेंगे ग्रीस, जिसकी कैपिटल है एथेंस में। रिसेंट रिपोर्ट वार्न कर रही है कि ग्रीस जो है इसमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा जा रहा। ठीक है, लोकेशन सदर्न मोस्ट आ जाता है ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला, है ना, ये बाल्कन पेनिनसुला है भाई हमारा, बाल्कन पेनिनसुला के सदर्न मोस्ट टिप पे ग्रीस आ जाता है। बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो इसके ईस्ट में एगियन सी आ जाता है, मेडिटेरियन सी आ जाता है साउथ में, और आपका आयोनियन सी आ जाता है इसके वेस्ट में। लैंड बॉर्डर्स की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर अल्बानिया आ गया, ठीक है, अल्बानिया के ऊपर मैसिडोनिया आ गया, उसके ऊपर बुल्गारिया आ गया, और साइड में जो है वो आ जाती है तुर्की। रिवर्स भाई यहाँ पर आ जाती है, एक रिवर का नाम है एशिलूस, दूसरी का नाम है एवरोस, इसको मारित्सा भी कहा जाता है, और एक आ जाती है नेस्टोस। माउंटेन में माउंट ओलंपस आ जाता है ना, हाईएस्ट है, काफी माइथोलॉजिकल वेव से भी देखा जाता है, काफी सिग्निफिकेंट ऐसा बोला जाता है कि ज्यूस का निवास स्थान यहीं पर है। माउंट स्मोलिकास आ जाता है, और उसके साथ साथ माउंट आ जाता है वॉटसेकाकी। फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड और जो कुक आइलैंड्स हैं, है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की है कि वेल्स को वो लोग लीगल पर्सन के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने वेंगोल जो उनकी रिवर है, WHANGANUI, वेंगोई रिवर जो है उसको लीगल एंटिटी माना था। लीगल पर्सन का मतलब एक ऐसा ह्यूमन या नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटी जिसको पर्सन के तौर पर ट्रीट किया जाता है फॉर लीगल पर्पसेस। लीगल पर्सन जो रहता है वो सारे लीगल बिजनेसेस में एंगेज कर सकता है, जैसा कि एक रियल इंसान कर सकता है, जैसे किसी को सू करना या कोई उसको सू करे, प्रॉपर्टी ओन करना, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना। आगे बढ़ते हैं, रोग वेव्स की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एक्सपीडिशन जो अंटार्कटिक की तरफ गया था, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि विंड ड्राइव्स की वजह से क्या हो रहा है, आपकी ऐसी कोलोसल बहुत बड़ी बड़ी रोग वेव्स बन रही है। ठीक है, रोग्स का मतलब होता है एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग वेव्स, ये वो वेव्स होती हैं जो आपकी सराउंडिंग वेव्स के कंपैरिजन में ट्वाइस हाइट वाली होती है। रोग वेव्स लार्ज वाटर बॉडीज में बन सकती हैं और फ्रेश वाटर एज वेल एज इन ओशन। ज्यादातर ये स्टीप साइडेड होते हैं, अनयूजुअली इनके डीप ऐसे ट्रॉफ्स होते हैं। जो रोग वेव्स होती हैं ये बहुत बड़ी होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, डेंजरस होती हैं, और इससे शिप्स और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच सकता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन आयरन शील्ड की। तो इजराइल का जो सक्सेसफुल इंटरसेप्शन है ड्रोन्स का और मिसाइल्स का, जो ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर लॉन्च किए गए, है ना, उनको ऑफिशियली नाम दिया गया है ऑपरेशन आयरन शील्ड। इजराइल को आपको पता है कि एक मल्टी लेयर डिफेंस एरे के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें एरो 2, एरो 3,
डेविड स्लिंग, ये नाम काफी कूल लगते हैं ना, डेविड स्लिंग, आयरन डोम जो है, ये सब एक्टिवेटेड है ताकि इजराइल को बचाया जा सके उनके आसपास के पड़ोसियों से। एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्ट मीडियम टू लार्ज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जबकि डेविड स्लिंग जो है ये आपकी शॉर्ट टू मीडियम और मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करती है। आयरन डोम वर्ल्ड का पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो डेवलप किया गया था ताकि शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल इनकमिंग थ्रेट्स साइमल्टेनियसली। पैटता पेट की बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस जो हुए हैं वहां पर आपकी ओल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 5200 साल पुरानी है वो पता चल रही है पड़ता पेट पे, जो कि लाई करता है कच्छ, गुजरात। ठीक है, ये जूना खटिया के पास में आ जाता है, जो कि एक अर्ली हड़प्पियन नेक्रोपोलिस यानी कि मास बरियल साइट है। ठीक है, अब यहाँ एविडेंसेस क्या मिले हैं, यहाँ पर भाई हमारी पॉटरी मिली है काफी ज्यादा। ठीक है, सेरेमिक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं नोबल काइंड्स के, लार्ज स्टोरेज जार, स्मॉल बॉल्स और डिशेस वगैरह। आर्टिफैक्ट्स में सेमी प्रेशियस स्टोन, बीड्स मिले हैं कार्नेलियल के, एगेटे के, टेराकोटा स्पिंडल वॉल्स मिले हैं, आपके कॉपर लिथिक टूल्स मिले हैं, रिमेल्स मिले हैं एनिमल बोन्स के जिसमें कैटल, शीप, गोट और एडिबल शेल फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी किया जाता। आगे बात करेंगे, अच्छा रिपीट हो गया भाई, आगे बात करेंगे नाइट्रोप्लास्ट की। रिसर्चर्स ने एक ऑर्गेनरी जो है वो ढूंढ निकाला है, मतलब आपकी बायो की स्टडी में कुछ नया ऐड हो सकता है। ये एक नाइट्रोप्लास्ट एक ऑर्गेनली होता है, ये एक मरीन एल्गी होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट किया जाता है इन अ यूजेबल फॉर्म फॉर सेल ग्रोथ, जो कि प्लांट्स भी करते हैं भाई, है ना। ये जनरली माना जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका सिर्फ बैक्टीरिया में हो सकता है, आर्किया में हो सकता है, लेकिन ये जो बारूम डोफेसेरा पिकिलोई है ये पहला नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग यूकैरियोट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूज ऑफ टूल्स बाय फिश। 3 नई स्पीशीज है फिश की, है ना, फ्रॉम फैमिली वोरासेई, वोरासे, हाँ, ये टूल्स यूज करती हैं भाई। ठीक है, जेनसन्स, इनके अलग अलग नाम है, जेनसन्स आ जाता है, चेकरबोर्ड आ जाती है, और मून। ये तीनों क्या कर रही हैं, ये लेकाटाइप सी में रहती हैं, ये डेड कोरल स्ट्रक्चर्स पे या लाइव कोरल स्ट्रक्चर्स पे फीड करती हैं, उनको एनिमल्स की तरह यूज करती हैं। एनिमल आपने देखा होगा जो मोची यूज करते हैं उसके ऊपर जूता लगाते हैं, तो उसको ये क्या करते हैं, एनिमल की तरह यूज करती हैं ताकि जो हार्ड शेल्स होते हैं सी अर्किन्स के उनको तोड़ा जा सके अपने खाने के लिए। अब फिशेस के पास हाथ तो होते नहीं, क्लॉज नहीं होते, टेंटिकल्स भी नहीं होते, तो वो स्पेशलाइज्ड बिहेवियर्स यूज करती हैं टूल यूजेस के लिए। द यूज ऑफ टूल्स बाय फिश इज बिलीव टू बी अ रेयर इंस्टेंस, क्योंकि इनको लेस इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क नहीं कर सकते, ऐसा अभी तक माना जाता था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता भाई हमारा, इंडिया लॉस्ट 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स MHA ऑफ ट्री कवर सिंस 2000 ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट आ जाता है तकरीबन 6% डिक्रीज इन ट्री एरिया, ट्री कवर ड्यूरिंग 2001 एंड 2003। ट्री कवर क्या होता है भाई, ट्री कवर एक एस्टिमेटेड एरिया होता है जिसमें ट्री पैचेस होते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं और आइसोलेटेड ट्रीज होते हैं आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। जबकि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, हमारा एक ऐसा एरिया जिसमें 1 हेक्टेयर से ज्यादा ट्री कवर रहता है। ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ऊपर की फॉरेस्ट कवर में काउंट की जाती है। बाकी फाइंडिंग्स की बात करें तो 5 स्टेट्स हमारे ऐसे आ जाते हैं, असम आ जाता है, असम के बाद में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। इसमें 60% का ट्री कवर का लॉस 2001 से लेके 2023 तक आपका देखा गया, सॉरी ये 2023 था, 2023 तक देखा गया। ठीक है, 2001 से लेके 2022 के बीच में नेट कार्बन सिंक जो है आपका 89 मिलियन टन का वो ऑब्जर्व किया गया। लक्षद्वीप में लार्जेस्ट रिलेटिव प्लांटेशन एरिया देखा गया 76%। आगे बात करते हैं द आर्कटिक प्लास्टिक क्राइसिस, टॉक्सिक थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन राइट्स एंड इंडिजिनियस लैंड्स फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री रिपोर्ट रिलीज। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है आपकी अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन टॉक्सिक्स ने और इंटरनेशनल पॉल्यूशन
पॉल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क आईपीएन के द्वारा। आईपीएन एक आपका ग्लोबल नेटवर्क है एमिंग टू बिल्ड अ ग्लोबल मूवमेंट फॉर टॉक्सिक फ्री फ्यूचर। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाइज न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉर स्पेस सेक्टर। तो भाई नए रूल्स आए हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2024 के। इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 को अमेंड कर दिया। अब गवर्नमेंट ने नए रूल्स को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 के अंडर में नोटिफाइड किया है। एफडीआई जो इंडिया में आती है उसको एफडीआई पॉलिसी के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेमा 1999 के प्रोविजंस के अंडर में अनाउंस करती है। अब एफडीआई पॉलिसी का जो अमेंडमेंट हुआ है इसके अंडर में 100% एफडीआई जो है ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट के द्वारा अलाउ की जा रही है, विच इज इन लाइन विद स्ट्रेटजी अंडर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। इससे पहले एफडीआई जो है वो सैटेलाइट्स को एस्टेब्लिश करने और ऑपरेट करने को लेके ही परमिटेड थी, और वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के जरिए। तो भाई ये हमारे स्पेस सेक्टर एक्टिविटी आ जाती है, सेक्टरल कैप आ जाता है, और एंट्री रूट कहाँ से कितना परमिसेबल है ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए रिलीज स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का टाइटल है इंटर वुमन लाइफ थ्रेट्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। बहुत बढ़िया। तो वुमेन्स SRHR जो आ जाता है ना, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स जो आ जाते हैं, इसमें भी राइट टू फ्री फ्रॉम टॉर्चर आ जाता है, राइट टू हेल्थ आ जाता है, राइट टू प्राइवेसी आ जाती है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। की फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया ग्लोबली लीड कर रहा है विद एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 144 करोड़। उसके बाद आ जाता है चाइना 142 करोड़ का। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 77 सालों में हो जाएगी डबल। 68% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 साल को बिलोंग करती है। 10 से 24 जो ग्रुप है उसको 26% बिलोंग करती है। इंडिया की टोटल फर्टिलिटी जो रेट है आपका, यानी कि बर्थ पर वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज इज एस्टिमेटेड एट 2.0। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 71 पे है और 74 पे है। 71 है मैन के लिए, 74 है वुमेन के लिए। चाइल्ड मैरिज रेट जो है इंडिया में वो 2006 से 2023 के बीच में 23% थी। वुमेन विद डिसेबिलिटीज का जो है वो आपका वो 10% 10 टाइम्स ज्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस के के अंडर में आ जाती है देन वुमेन विदाउट डिसेबिलिटीज। और 30 ईयर्स यानी कि 1994 से लेके 2024 का जो प्रोग्रेस है SRH में हैज मोस्टली इग्नोर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। फिर आते हैं साउथ कोरिया पुट सेकंड मिलिट्री स्पाई रिकॉनेसेंस सैटेलाइट सक्सेसफुली इनटू ऑर्बिट। सैटेलाइट को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। इस सैटेलाइट में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है जिससे इमेजेस प्रोड्यूस की जा सकती हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंडीशन। आगे हैं नागोर्नो कराबाख रीजन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसका क्वेश्चन। रशियन पीस कीपर्स जो है वो नागोर्नो कराबाख रीजन से धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अजरबैजान ने रिकैप्चर कर लिया है डिस्प्यूटेड टेरिटरी को आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। ठीक है। इसको आर्मेनियंस के द्वारा अर्थ साफ नाम से भी बुलाया जाता है। ये लैंडलॉक माउंटेनियस रीजन आ जाता है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। लेकिन ये जो टेरिटरी है ना, इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया है ऑयल रिच अजरबैजान के तौर पे, लेकिन इसके जो इनहेबिटेंट्स है वो प्रीडोमिनेटली एथनिक आर्मेनियंस आ जाते हैं। इसको क्लेम किया गया आर्मेनिया के द्वारा, अजरबैजान के द्वारा, दोनों के द्वारा, जब रशियन एम्पायर बाई यूएस के साथ खत्म हो गया था। सॉरी, रशियन एम्पायर 1917 में खत्म हुआ था तब, और तब से इनको लेके इनका काफी ज्यादा झगड़ा चलता आ रहा। फिर बात करते हैं धीरेन चिन्नमलाई की। इनका जन्म हुआ था तीर्थगिरी के तौर पे इन द प्रेजेंट डे तिरुपुरु डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ये काफी ज्यादा मास्टर थे सारे आर्ट्स में, क्राफ्ट्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है। ही वॉज अ पलाकयार, पॉलीगर्स जिनको कहा जाता है, ये उनकी कैटेगरी में आते थे। चीफ 10 थे जो पोंगो नाडु रीजन के रूलर थे। इनको ब्रिटिशर्स ने फांसी पे टांग दिया था एट संकगिरी फोर्ट इन तमिलनाडु।
इन्होंने टीपू सुल्तान की हेल्प की थी इन हिज वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश और वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन विक्ट्रीज एट चित्तेश्वरम, मजावल्ली एंड श्रीरंगपट्टनम। आगे बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। तो आईबीबीआई ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिए हैं कुछ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पे। 2016 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 कोड के हिसाब से। ये इस कोड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें लॉज अमेंड किए जाते हैं रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन टाइम बाउंड मैनर। यानी कि जो भी अपने आप को दिवालिया या बैंकरप्ट घोषित कर रहा है, ये उनके साथ डील करते हैं। इनकी गवर्निंग बोर्ड की बात की जाए तो भाई इनके पास आ जाते हैं एक चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स आ जाते हैं, यानी कि वो ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजे हैं और जॉइंट सेक्रेटरी या उसकी बराबर की रैंक से कम नहीं होते। एक मेंबर जो है वो आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, 5 और मेंबर आ जाते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जिसमें से 3 जो है वो होल टाइम मेंबर होते हैं। फिर बात करते हैं सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन स्पेस। तो स्पेस एक प्रीमियर टेस्टिंग और एवोल्यूशन हब है फॉर सोनार सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी। इसको DRDO ने सेटअप किया था। इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट असेंबलीज आ जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म आता है जो वाटर पे फ्लोट करता है, वाटर सरफेस पे। एक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसको 100 मीटर की डेप्थ तक आपका लोअर किया जा सकता है। इसके सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो एवोल्यूशन किया जा सकता है सोनार सिस्टम्स का, क्विक डिप्लॉयमेंट हो सकता है, इजी रिकवरी हो सकती है साइंटिफिक पैकेज की, सर्वे में हेल्प करता है, सैम्पलिंग में हेल्प करता है, डेटा कलेक्शन ऑफ एयर, सरफेस, मिड वाटर एंड रिजर्वोयर फ्लूइड पैरामीटर्स के तौर पर यूज किया जाता है फॉर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रिसर्च कैपेबिलिटीज इससे हमारी बढ़े। अब आगे बात करते हैं जीपीएस स्नूमिंग की, ठीक है, स्पूफिंग की बेसिकली। रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल क्या करता है, जीपीएस स्पूफिंग कर रहा है अगेंस्ट ईरान। साम दाम दंड वे सब अपना रहा है। जीपीएस आपको पता है एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन होता है सपोर्टिंग हाईली एक्यूरेट पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड। इसको यूनाइटेड नेशन स्टेट्स के द्वारा ओन किया गया है, किया जा रहा है, किया जाएगा शायद, कि अभी तो उन्हीं के द्वारा ओन किया गया है, ठीक है। जीपीएस स्पूफिंग की बात करें तो इसको जीपीएस सिमुलेशन के नाम से भी जाना जा रहा है। मतलब मैनिपुलेट किया जाता है या ट्रिक किया जाता है जीपीएस रिसीवर को बाय ब्रॉडकास्टिंग फॉल्स जीपीएस सिग्नल, है ना। भाई शिप आपका यहाँ पर है और बताया ऐसे जा रहा है कि भाई मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बताया ऐसे जा रहा है कि वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका साइबर अटैक होता है, इसमें जीपीएस डेटा की रिलायबिलिटी खत्म की जाती है जो बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए जरूरी होती है। स्पूफिंग आपकी जीपीएस जैमिंग से अलग होती है। जीपीएस जैमिंग में सिग्नल्स को जैम या ब्लॉक कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं केसरिया स्तूप की। केसरिया स्तूप इज द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड। ये बिहार में लोकेटेड है, सर्कुलर शेप में बनाया गया है, ब्रिक्स, मड और लाइम मोटार का बनाया है। इसकी हाइट है 104 फीट। ये आपका बोरोबुदुर जो स्तूप है जो कि जावा में लाई करता है उससे बड़ा है, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। 3rd सेंचुरी BC में इसको मौर्य एम्परर अशोक ने बनाया था। Who was instrumental in spreading Buddhism across Indian subcontinent। ऐसा बताया जाता है कि ये उस स्पॉट पर बनाया गया है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना 22nd सरमन दिया था और ये यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था अपने होने वाली मृत्यु के बारे में। आगे बात करेंगे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस यानी कि CMF की। तो इंडियन नेवी ने कुछ ड्रग्स को सीज किया है इन अरेबियन सी एज अ पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स 150 अंडर CMF। ड्रग्स को ऑपरेशन क्रिम्सन बाराकुडा के अंडर में सीज किया गया। पहली बार ऐसा ऑपरेशन जो है इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया जब इंडिया ने CMF को 2022 में ज्वाइन किया। CMF एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है जिसका सीधा सा काम है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चलाना है बाय काउंटरिंग illicit non-state actors on the high seas and promoting security, stability and prosperity in international waters। यानी कि पायरेट्स वगैरह को पकड़ना है, ये तस्कर वगैरह जो होते हैं, स्मगलर्स वगैरह, इनको पकड़ना है। इनका मेन फोकस आ जाता है टेररिज्म के ऊपर, पायरेसी को रोकना, इनकरेजिंग रीजनल कोऑपरेशन, प्रमोटिंग अ सेफ मैरीटाइम एनवायरनमेंट। 42 मेंबर कंट्रीज आ जाती है, 5 कंबाइंड टास्क फोर्स आ जाती है। पार्टिसिपेशन प्योरली वॉलंटरी होता है। इट इज कमांडेड बाय US नेवी वाइस एडमिरल। उसके बाद क्वेश्चन आता है भाई हमारा बिटकॉइन हाफिंग का। एक्सपर्ट्स जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन हाफिंग इवेंट जो है वो जल्दी ही होगा।
बिटकॉइन हाफिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है 50% रिडक्शन जो है इन द रिवॉर्ड पेड टू बिटकॉइन माइनर्स। बिटकॉइन माइनर्स जो है वो सक्सेसफुली क्या कर रहे हैं, लोगों की क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं ताकि उसको पब्लिक डिजिटल लेजर, जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है, उसमें शामिल कर सकें। ये हर 4 साल में होता है। हाफिंग पॉलिसी के तहत क्या होता है, बिटकॉइन की माइनिंग एल्गोरिथम में बेसिकली ये आपका इनकॉर्पोरेट किया गया था टू काउंटर एक्ट इन्फ्लेशन बाय मेंटेनिंग स्कैर्सिटी। ठीक है, थ्योरी में कहा जाए तो रिडक्शन किया जाता है वो बिटकॉइन इशुएंस के साथ ही साथ चलाया जाता है ताकि जो प्राइस है आपकी वो बढ़े अगर डिमांड सेम रहती है उसके बाद। फिर आता है सर्वाइवल इंटरनेशनल रिपोर्ट हाईलाइट 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और इंडिजिनियस पीपल्स लैंड। साइट्स में हमारी अलग अलग साइट्स आ जाती हैं। एक तो भाई आ जाता है, नाम यार थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है तो उनको पीडीएफ में पढ़ना। एक तो आ जाता है लोगोरोनो कंजर्वेशन एरिया, कहूजी बैगा नेशनल पार्क, ओटजाला कोकोआ नेशनल पार्क, कायांग क्रेचेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, काजीरंगा नेशनल पार्क और चितवन नेशनल पार्क। अब अगर हम इंडिजिनियस पीपल की बात करें तो ये डिस्टिंक्ट सोशल और कल्चरल ग्रुप्स होते हैं जो कलेक्टिव एंसेस्ट्रल ट्राइब्स जिनके होते हैं किसी स्पेसिफिक लैंड से या नेचुरल रिसोर्सेज से, जहाँ पे वो काफी टाइम से रह रहे होते हैं। जैसे कि माओरी आ जाते हैं, इनविट आ जाते हैं। माओरी तो आपको पता है भाई, ड्वाने जॉनसन माओरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। इनविट आपके पोल्स में जो रहते हैं वो आ जाते हैं, है ना। कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, एक ऑफिशियल डेफिनेशन इंडिजिनियस की जो है वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम बॉडी के द्वारा अभी तक अडॉप्ट नहीं की गई है। इनके कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड आ जाता है। ग्लोबल पॉपुलेशन का 6% है लेकिन 19% एक्सट्रीम पावर की कैटेगरी में, पुअर की कैटेगरी में आ जाते हैं। लैंड इविक्शंस और फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, डैम्स माइनिंग्स की वजह से इनको इनकी जमीन से खदेड़ा जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, हायर रेट्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, मेल न्यूट्रिशन होता है, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया जाता है अथॉरिटीज के द्वारा। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं। बाकी कुछ इश्यूज में इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होता है क्योंकि संख्या कम होती है। लैक ऑफ एक्सेस टू सोशल सर्विसेज, हाउसिंग एंड एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह। तो ये कुछ ग्लोबल स्टेप्स हैं और ये कुछ इंडियन स्टेप्स हैं जो इनके हितों के लिए उठाए गए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO। ठीक है, तो भाई डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO, इन्होंने टेस्ट कंडक्ट किए हैं फ्रॉम ITR, ठीक है, चांदीपुर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ITCM के बारे में बात करें तो इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE जो DRDO की ही काम है, उन्होंने डेवलप किया है। लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है पावर्ड बाय एन इंडिजिनियस प्रोपल्शन सिस्टम। ये जो प्रोपल्शन सिस्टम है इसको डेवलप किया है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म SMPs, तो एक्स जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 4 पोस्ट जो हैं वो विदहोल्ड कर ली फॉर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अडेयरिंग टू द आचार संहिता, है ना। जो वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके लिए वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स की बात करें जो हमारा होता है COE। ठीक है, इसका एम रहता है फ्री फेयर और एथिकल यूसेज करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। सबसे पहली बार ACI ने इसके बारे में बात की थी, मतलब अलग अलग सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंटरनेट ऑफ मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, 2019 में पहली बार वही इनको प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी की बात भी की जाती है जो पेड पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट होते हैं उसके लिए। ठीक है, अब अगर हम कमिटमेंट्स की बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो COE के इसलिए आता है, तो ACI क्या कर सकता है, रेलेवेंट प्लेटफॉर्म को नोटिफाई कर सकता है कि भाई पोटेंशियल जो वायलेशंस हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है, हो रहे हैं, जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक 1951 में आ जाते हैं, या फिर बाकी जो भी एप्लीकेबल इलेक्टोरल लॉज होते हैं जिसको एक्नोलेज किया जाना चाहिए 3 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर सेक्शंस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें ये भी प्रोहिबिट किया जाता है कि किसी तरह का इलेक्शन मैनर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा ड्यूरिंग द 48 आवर्स जब आपका पोल का मतलब वोटिंग होने वाली होती है उससे पहले वाले। ठीक है,
तो प्लेटफॉर्म्स को एक हाई प्रायोरिटी क्रिएट करनी पड़ती है इस चीज के लिए, डेडिकेटेड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी क्रिएट करना पड़ता है फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि ऐसे एक्सपीडिशियस एक्शंस जो है ऐसे वायलेशंस के अगेंस्ट में लिए जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, स्वीडन बिकम 38th सेंचुरी टू जॉइन आर्टेमिस अकॉर्ड्स। आर्टेमिस अकॉर्ड्स को 2020 में नासा जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और इसके साथ साथ में 7 फाउंडिंग मेंबर नेशन भी थे। आर्टेमिस अकॉर्ड्स की बात करें तो ये आ जाता है हमारा आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, इसमें इसका क्या बोलते हैं बेसिस आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को गाइड करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, इसमें मल्टीलेटरल लीडरशिप आ जाती है इन सिविल स्पेस डिप्लोमेसी, अलग अलग डाइवर्स सेट ऑफ नेशंस आ जाते हैं, शेयर्ड विजन रहता है उनका, वो पीसफुल स्पेस कॉर्पोरेशन। इंडिया जो है भाई हमारी सिग्नेटरी आ जाती है आर्टिमिस अकॉर्ड्स की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नवचेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन ECS रिलीज। तो भाई फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट का एम क्या है? इसका एम है टू फिल द कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग केयर एंड स्टिमुलेशन फ्रॉम बर्थ 0 से लेके 3 years की एज तक फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ। ठीक है, चाइल्डहुड स्टिमुलेशन क्या होता है भाई? चाइल्डहुड स्टिमुलेशन का मतलब होता है स्टिमुलेशन एक्टिविटीज जिसमें इंटेंशनल एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे चाइल्ड के अर्ली डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स वगैरह किए जा सके। ठीक है, इस एज पे क्या होता है जनरली बेबी का जो ब्रेन होता है वो आपका किसी एडल्ट के ब्रेन के ज्यादा कंपैरिजन में ट्वाइस एक्टिव होता है। ठीक है, तो उसकी पैटर्न ऑफ थिंकिंग होती है, रिस्पॉन्डिंग होती है, वो एस्टेब्लिश की जाती हैं। तो बर्थ पे 25% इवेंचुअल ब्रेन फॉर्म होता है, जबकि 75% जो ब्रेन होता है वो आपका 3 साल की उम्र तक बाद में डेवलप होता है। फिर बात करते हैं, शुगर कंटेंट ऑफ नेशनल इन्फेंट मिल्क इन पुअरर कंट्रीज इज हायर देन इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो भाई एक बॉडी है, इसका नाम है पब्लिक आई। ठीक है, पब्लिक आई एक स्विस इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क है, वो भी इनके साथ में है। इन लोगों ने मिलकर कुछ रिविलेशंस किए हैं। ठीक है, तो भाई इनके हिसाब से नहीं, WHO के हिसाब से अर्ली एक्सपोजर शुगर का जो बच्चों में होता है उससे लाइफ लॉन्ग प्रेफरेंस डेवलप हो जाती है शुगर की, जिससे ओबेसिटी और बाकी क्रोनिक इलनेसेस बन सकती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के, इससे एथिकल कंसर्न्स रेज होते हैं, है ना, कि भाई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस की है वो कहाँ चलेगी, ये क्वेश्चन उठते हैं। एथिकल कंसर्न्स में आपका आता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इन्फीरियर प्रोडक्ट आप जब बेच रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन को तो वो कंज्यूमर के ट्रस्ट को तोड़ता है। हेल्थ इम्पैक्ट भी आ जाता है, यानी कि डिसरिगार्ड दिखाया जा रहा है कंपनी के द्वारा लोगों की हेल्थ के प्रति इन द डेवलपिंग वर्ल्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एज वेल। भाई इसमें क्या होता है कि कंपनी डिफरेंशिएट कर रही है रिच और पुअर कंट्रीज के बीच में। और उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है उनके नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ रहा है, इन सब के बारे में कंपनी प्रॉपरली लोगों को नहीं बता रही। आगे आते हैं, पार्किंसन प्लस सिंड्रोम PPS की बात करते हैं। एक पेशेंट जो फ्रांस से है उसको इंडिया में हाई सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन PPS के लिए मिला है। PPS क्या होता है? इसको अटिपिकल पार्किंसोनिज्म कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं जो रिजेंबल करते हैं आपके पार्किंसंस डिसीज को। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है जिसको कहा जाता है आइडियोपैथिक पार्किंसन। आइडियोपैथिक का मतलब होता है कॉज इज अननोन। ठीक है, तो सर्टेन डिस्टिंग्विश्ड क्लिनिकल और पैथोसाइकोलॉजिकल फीचर्स आ जाते हैं जिससे पता चलता है भाई, जैसे अर्ली डेमेंशिया, हेलुसिनेशंस, प्रॉब्लम विद बैलेंस वगैरह। पार्किंसन डिसीज एक ब्रेन कंडीशन होती है जिससे मूवमेंट, मेंटल हेल्थ, स्लीप, पेन, बाकी हेल्थ इश्यूज में कई सारे इश्यूज होते हैं। फिर बात करेंगे इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स IRPs की। तो WHO ने क्या किया है? WHO ने एक ग्लोबल टेक्निकल कंसल्टेशन रिपोर्ट
पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने अपडेटेड टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस की हैं फॉर पैथोजेंस जो कि एयर के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो इसमें आईआरपीस आ जाते हैं, ये हमारे होते हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं इनको इंडिविजुअल्स के द्वारा जनरेट किया जाता है, एक्सपेल्ड किया जाता है, जो खुद इन्फेक्टेड होते हैं किसी रेस्पिरेटरी पैथोजन से। ठीक है, अब जब एक्सपेल करते हैं तो उसके अंदर भी पैथोजन होते हैं, उनके माउथ या नोज से वो निकलते हैं ब्रीथिंग के जरिए या टॉकिंग के जरिए। ठीक है, तो पैथोजन्स में आपके क्या बोलते हैं, जैसे कि कोविड-19 है, ये भी आ जाता है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको मर्स कहा जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको सार्स कहा जाता है, और टीबी वगैरह। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक हाई टेक आईटी लेबोरेटरी एट द अकेडमी ऑफ आर्म फोर्सेस इन उज्बेकिस्तान में उसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। एक तो कंट्री होती है लैंडलॉक्ड, मतलब जिसके सीमाओं को सिर्फ एक देश ने घेर रखा होता है, लेकिन ऐसे देश जिनकी सीमाओं को दो देशों ने समुद्र से कट ऑफ कर रखा होता है, इनको डबल लैंडलॉक्ड कहा जाता है। सेंट्रल एशिया में लाई करती है ये, है ना। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज में आप देखेंगे कजाकिस्तान आ जाती है नॉर्थ में, ईस्ट में किर्गिस्तान आ जाती है, तजाकिस्तान इसके साउथ ईस्ट में आ जाती है, अफगानिस्तान इसके साउथ में आ जाता है, और तुर्कमेनिस्तान इसके आ जाता है साउथ वेस्ट। इसमें डेजर्ट भी लाई करता है, डेजर्ट का नाम है काइजल कम। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट इनका आ जाता है खाजरेत, सॉरी खाजरेत सुल्तान। ठीक है, मेजर रिवर्स में आ जाती हैं सायर दारिया रिवर, अमर दारिया, ये इसकी मेजर रिवर्स है। और एरल सी जो है ना, वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के आसपास में मतलब सिचुएटेड है ऊपर की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे स्नेल मिशन की। स्नेल मिशन जो है इसने ब्यूटी इंथुसिस्ट और एक्सपर्ट्स दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है ना। यानी कि इसके अंदर से एक बुई सीक्रेशन टाइप का निकलता है जब ये क्रॉल करते हैं ना, थोड़ा लिक्विड सा निकलता है। अब ये स्नेल्स को कट्स और वुंड से बचाता है। इसको सीरम के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, मॉइस्चराइजर के तौर पे भी, और वुंड हीलर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब अभी आप क्या बोलते हैं, उज्बेकिस्तान के कंपैरिजन में के कंटेक्स्ट में एरएलसी की बात हम कर रहे थे, है ना। ये उज्बेकिस्तान आ जाता है और इसके ऊपर की तरफ जो है एरएलसी आ जाता है, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में है। तो कुछ स्टडीज हुई है, उसे पता चला है कि दैट द डेजर्ट विच इमर्ज ड्यू टू द ड्राइंग ऑफ द एरएलसी, उसकी वजह से सेंट्रल एशिया जो है वो थोड़ी सी ज्यादा और रेतीली जमीन बन गई है, यानी कि डस्टियर प्लेस बन चुकी। ठीक है, एरएलसी की बात करें तो ये सॉल्ट वाटर लेक आपका आ जाता है सेंट्रल एशिया का। ठीक है, एक टाइम पे इसके अंदर बहुत ज्यादा सैलिनिटी का कंटेंट था। ये कजाकिस्तान की बाउंड्री है वहां पे, और नीचे की तरफ आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान आ जाता है इसके साउथ में, यहाँ पर लाई करता है। इस रीजन में और भी कुछ लेक्स हैं जो पिछले कुछ डिकेड्स में श्रिंक कर चुके हैं, सूख चुके हैं, जैसे कि लेक आ जाता है उर्मिया। ठीक है, ये सेंट्रल डिप्रेशन में आता है, अजरबैजान रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान की टाइप की साइड में आ जाता है। इसके साथ साथ में एक और आता है लेक हार्मोन, सॉरी हार्मोन नहीं आता, उसका नाम है शायद लेक हमाम, लेक हमाम। ठीक है, ये भी फ्रेश वाटर लेक है, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे लाए कर। अब कुछ नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करते हैं तेलंगाना में। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स तेलंगाना में ढूंढ निकाली हैं। एक इसमें आ जाती है पूरा गुट्टा। ठीक है, आयरन एज मेगालिथिक साइट है। वो नई रॉक 8 साइट्स आपकी मिल जाती है। एक तो आ जाती है क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इनके नाम थोड़े वो है, गुंडाला मंडल आ जाता है भाई एक तो। ठीक है, ये आ जाता है भद्रदारी कोठागुडेम डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद एक और आ जाती है, इसको कहा जाता है देवार लवंडा मूला। यहाँ पर एनिमल्स के डिपिक्शन से कोई ह्यूमन वेपन्स नहीं दिखाए गए हैं। यूजुअली इस रीजन में मेगालिथिक मोन्यूमेंट जो है उसको कहा जाता है डॉलमेनॉइड सिस्ट, वो मिलती हैं। ये चैम्बर टूम्स होते हैं जो सेमी सबटेरियन होते हैं, कुछ इस तरह के। उसके बाद बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। तो रिसेंटली फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप जो है ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन,
जो DRDO के द्वारा कंडक्ट की गई। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक मोबाइल मैकेनिज्म होता है जिसमें एक आउटर फ्रेमवर्क जो रहता है वो रहता है ना। यानी कि जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई इंसेक्ट होता है ना, उसकी जो आउटर फ्रेमवर्क होता है उसी की तरह होता है, जिसको कोई इंसान अपनी बॉडी पे इस तरीके से पहनता है, अटैच करता है। इसमें मोटर्स के द्वारा इसको पावर किया जाता है, हाइड्रोलिक्स के द्वारा, न्यूमेटिक्स के द्वारा, जो लिम्ब मूवमेंट के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी देती है। जो डिसेबिलिटी से ग्रसित लोग होते हैं उनको ये मदद करती है। सोल्जर्स को हैवी लोड्स कैरी करने में मदद करती है, फैक्ट्री और असेंबली में भी हेल्प करती है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC की। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल WCCI ने श्रीनगर जो है भाई उनको क्या बोलते हैं, श्रीनगर को पिक किया बेसिकली टू मैप इट्स क्राफ्ट क्लस्टर्स बिफोर इट्स फाइनल नॉमिनेशन है WCC, है ना। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का वैसे नॉमिनेशन उसका हो चुका है, अभी जून में इसका हो चुका है, जो मैंने करंट अफेयर्स में शामिल किया है। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने इसे बोला था कि भाई आप अपने क्राफ्ट क्लस्टर्स को मैप कीजिए। WCC की बात की जाए तो 2014 में इसको WCCI के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके जरिए लोकल अथॉरिटीज, क्राफ्ट पीपल, कम्युनिटीज के रोल को रिकॉग्नाइज किया जाता है इन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, डायनेमिक नेटवर्क क्राफ्ट सिटीज का जो है इस्टेब्लिश करते हैं ये लोग अक्रॉस द ग्लोब, जो कि क्रिएटिव इकोनॉमी के साथ जुड़ा रहता है। WCCI की बात करें तो ये कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जो रिकॉग्निशन और प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स अक्रॉस द ग्लोब पे काम करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RIDAI, सेलिब्रेटेड 25th सेंचुरी सॉरी एनिवर्सरी। इनका जो जेनेसिस है वो आ जाता है आपका मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन में, ठीक है। तो इसके एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे 1999 में इसका गठन किया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 2000 में, ठीक है, अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। इनका काम होता है स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम, इफेक्टिव ग्रीवियस रेड्रेसल मैकेनिज्म वगैरह वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इनकी नोडल मिनिस्ट्री आ जाती है। आगे बात करेंगे एस्केलेशंस इन इजराइल ईरान टेंशंस में एग्रेवेट इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट रीजन। तो ईरान ने क्या किया भाई, ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, है ना, सब्सिक्वेंट रिटेलिएशन किया और उसकी वजह से जो है टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रीवियसली ईरानियन बैक जो पैलेस्टीन ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है जो हमास, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड और लार्ज अटैक किए थे इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 में, है ना। फिर इसराइल ने उनसे कहा कि भाई प्ले स्टूपिड गेम्स एंड विन स्टूपिड प्राइजेस। तो अब स्टूपिड प्राइजेस जो है वो हमास और उनके एफिलिएटेड लोगों को बांटे जा रहे हैं थोक के हिसाब से, ठीक है। इसका ग्लोबल ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा भाई, ग्लोबल ट्रेड पे असर पड़ सकता है, पड़ेगा ही। शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस आपके होंगे, कहाँ होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और उसके साथ साथ रेड सी में, ठीक है। रिसेंटली ईरान ने क्या किया, इजराइल लिंक्ड शिप जो है उसको सीज कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में, जो वर्ल्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट आ जाता है ना। यानी कि यहाँ को अगर रोक दिया जाए तो ऑयल की सप्लाई बाधित हो जाती है। इसके साथ साथ हाउथीज आ रहे हैं। ये भी क्या है कि कुछ नमूने हैं जो ईरान के द्वारा सपोर्टेड है। इन्होंने कमर्शियल शिप को हाईजैक कर लिया इन द रेड सी, ठीक है। अब यहाँ से भाई 12% आपका अक्रॉस ग्लोबल ट्रेड पास करता है इस रूट से, इसमें स्वेज कैनाल भी आ जाती है। एनर्जी सिक्योरिटी, वॉलेटिलिटी इन ऑयल एंड प्राइसेस ये बढ़ सकते हैं क्योंकि ईरान एक की प्रोड्यूसर आ रहा है क्रूड ऑयल का ओपेक के अंडर में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इजराइल तो भाई हमारा न्यूक्लियर केपेबल है, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर भी पहुंच सकता है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल गवर्नेंस जो है इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। इंडिया के अफेक्ट्स की बात करें, इंडिया पर अफेक्ट्स की बात करें तो जो इंडिया के डायस्पोरा है जो आपका इजराइल में रहता है उस पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है, पड़ ही रहा है। जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई पे भी काफी डिसरप्शंस हो रहे हैं, इससे पायरेसी और होस्टेज टेकिंग वगैरह इन सारे एरियाज में बढ़ रही है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। WHO ने पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर ग्लोबल मिनिस्ट्रियल समिट ऑन पेशेंट सेफ्टी पे लॉन्च किया है। ये जो चार्टर है ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2023 के फ्रेमवर्क में डेवलप किया गया है, ठीक है। थीम इस बार की रहेगी इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। इसमें आपके हेल्थ केयर वर्कर्स आ जाते हैं, लीडर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट जो आ जाती हैं,
इन सबको ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स को डेवलप किया जा सके, पेशेंट सेफ्टी बढ़ाई जा सके, ठीक है, हार्म का जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। यानी कि ये एक की रिसोर्स की तरह काम करेगा टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान 2021 एंड 2030। ठीक है, इंडिया ने जीपीएस एक्शन प्लान को साइन कर चुका है। ठीक है, आगे अच्छा ये चार्टर है भाई हमारा, इस चार्टर में 10 पेशेंट सेफ्टी राइज आ जाते हैं। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यू कैन गो थ्रू देम। ये मतलब देखो यार, यूपीएससी कहीं से भी करंट अफेयर पूछ लेती है ना। करंट अफेयर्स का पूरे सिलेबस का एरेना बहुत बड़ा है, इसीलिए ये यूपीएससी है, इसीलिए भाई हमें सारी तैयारी करनी पड़ती है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़िए। आगे बात करते हैं, इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। यानी कि ये सप्लाई जो है ये आपकी, इसका मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था 375 यूएस मिलियन डॉलर्स का, जिसमें दोनों नेशंस ने 2022 में एग्रीमेंट किया था, है ना। इंडिया ने रिसेंटली आपके 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट गयाना को भी दिए हैं। बेसिकली कैरेबियन नेशंस के साथ भी सपोर्ट लिंकेजेस वगैरह डेवलप किए हैं। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया करंटली मिलिट्री हार्डवेयर को 85 कंट्रीज तक एक्सपोर्ट कर रहा है। मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स में हमारी मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट्स, आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह आ जाते हैं। 2023-24 में एक्सपोर्ट जो है 21,083 करोड़ जो है पहुंच चुके थे, जो एक अपने आप में काफी अनूठा रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट हैज असर्टेड इन अ जजमेंट दैट फॉरेस्ट इन इंडिया आर अ नेशनल एसेट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आपका ऑब्जर्व किया है स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस मोहम्मद अब्दुल कासिम जजमेंट केस। ठीक है, कुछ की हाइलाइट्स आ जाती है इस केस के बारे में। जैसे इन्होंने ये बोला है कि भाई हमें जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच जो है उससे इकोसेंट्रिक अप्रोच में अपना व्यू पॉइंट चेंज करना है ना। अगर हम एंथ्रोपोसेंट्रिक की बात करते हैं तो इसमें आपका मैन की नीड के बारे में आ जाता है, इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की नीड के ऊपर फोकस किया जाता है, और वो नेचर को अपनी उन्हीं नीड के रिस्पेक्ट में देखता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज है तो ये नहीं देखेगा कि भाई ऑक्सीजन है, वो ये देखेगा कि हमें टिम्बर कहाँ से मिल सकता है। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड ये जो इकोसेंट्रिक अप्रोच होती है ना, इसमें नेचर की नीड्स को देखा जाता है एंड व्यूज मैन इन लाइट ऑफ दिस नीड्स, है ना, और इंसानों को उसी नीड्स के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो इकोसेंट्रिक अप्रोच जो है ये इस रिकॉग्निशन पे बेस्ड है कि ह्यूमन एज बट वन पार्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि सारी स्पीसीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, उनको इकोलॉजिकल लिमिट्स में रहना चाहिए, रादर देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के पर्पज से रहना चाहिए, ना कि नेचर को डोमिनेट करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन टू फॉरेस्ट टू द फाइनेंशियल वेल्थ आ जाता है, यानी कि किसी कंट्री के पास एक्सेस फॉरेस्ट कवर होता है तो फिर वो उससे क्या कर सकता है, एक्सेस कार्बन क्रेडिट को जो डेफिसिट में है उनको बेच सकता है ना। और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ स्पेसिफिक हमारे की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का। ठीक है, ये सन 2000 का हमारा एक केस आ जाता है। इसमें आर्टिकल 48A और 51A के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 21A के रिस्पेक्ट में, है ना, कि कोई भी डिस्टर्बेंस जो बेसिक इन्वायरमेंट एलिमेंट्स में होती है, एयर, वाटर या सॉइल में, जो लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं तो वो लाइफ के लिए हजार्डस हो सकते हैं, और वो आर्टिकल 21 में कवर किए जाते हैं। उसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस अंकिता सिन्हा 2022 का केस था। इसमें इन्वायरमेंटल जस्टिस और इन्वायरमेंटल इक्विटी को हाईलाइट किया गया। आगे बात करते हैं, इंडिया FY 2024 पल्सेस इंपोर्ट हिट अ 6-year हाई एस रेड लेंटिल परचेज जब। ठीक है, ये आपका हुआ है लोअर प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया ने रेड लेंटिल्स और येलो पीस को इंपोर्ट किया है। इंडिया को पल्सेस इंपोर्ट क्यों करनी पड़ती है? ताकि ये इंश्योर करने के लिए कि डोमेस्टिक मार्केट में जो सप्लाईज है वो स्टेबल तरीके से आपकी बनाई जा सके, है ना, प्राइसेस को चेक में रखा जा सके। पल्सेस को जो इन्फ्लेशन है वो 17% था मार्च 2024। ठीक है, डोमेस्टिक आउटपुट में अगर शॉर्टफॉल होता है तो उससे वो मतलब रेनफॉल के कम होने की वजह से होता है, जो ग्रोइंग एरियाज आपके आ जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उन्होंने एस्टिमेट किया था पल्सेस प्रोडक्शन 2023 और 2024 में 234 लाख टन होगा, जो कि पिछले ईयर के प्रोडक्शन से कम होगा जो था 261 लाख टन। ठीक है, पल्सेस सोइंग एरिया जो है वो आपका 2021-2022 में 16% था,
जो घट के अब आपका कुछ सर्टेन परसेंटेज पे घट के आ चुका है। ठीक है, नहीं, टोटल 16% का भाई आपका जो है उसमें डिक्रीमेंट दिखा है 2021-2022 से 2023-2024। ठीक है, इंडिया के अगर पूरे ओवरऑल स्टेटस की बात करें पल्सेस के मामले में, तो इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस का, और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है पल्सेस का, यानी कि दालों के प्रति हमारी दीवानगी देखी जा सकती है। हम लोगों ने 4.65 मिलियन मीट्रिक टन पल्सेस 2023-2024 में मंगाई थी। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको पता है, पल्सेस के बारे में ऑलरेडी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं दुर्गा 2 डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टिव गन रे गन एरे। ठीक है, तो DRDO जो है, आगे बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF की। NIIF को 200 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिला है इन आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, NIIF की बात करें तो एक सोवरेन लिंक्ड अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया था, जिनका 49% इसमें शेयर आ जाता है। ये कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर इंटरनेशनल एंड इंडियन इन्वेस्टर्स। ये दो डिस्टिंक्ट और अट्रैक्टिव एसेट क्लासेस में आपका ऑपरेट करता है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड ग्रोथ इक्विटी के मामले में। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था, जिसको जो कि सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं। कुछ फंड्स इसके अंडर में आ जाते हैं, लाइक मास्टर फंड, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड वगैरह वगैरह। फिर बात करेंगे ठाकुर रहमत सिंह की, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, इन्होंने फ्रीडम फाइटर ठाकुर रहमत सिंह जो है उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया। उनकी जो रैंक थी वो सरदार की थी, एट द सर्विस ऑफ महाराजा ऑफ रीवा, मध्य प्रदेश के जो आ जाते हैं। इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को शुरू करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सतना में। ठीक है, इन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है जंगल में खड़ा किया। इसके साथ साथ इंग्लिश रेसिडेंसी ऑफ नागौर को इन्होंने अटैक किया और वहां के रेसिडेंट को मारा। काफी फियर्स फाइट हुई थी इनकी कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एंड बुंदेलों की, जो थी बेलसा की फील्ड में। फिर बात करते हैं एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स यानी कि ढोल की। मांगे आउटब्रेक जो है वो एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स जो मुडुगलई में है वहां पर पाया गया है। मांगे आपका एक स्किन डिसीज होती है, ठीक है, जो मैमल्स को अफेक्ट करती है। माइक्रोस्कोपिक माइट्स हो जाते हैं जो उनकी स्किन में क्या कर देते हैं, गड्ढे टाइप के कर देते हैं, बरोइंग टाइप की कर देते हैं। इनका साइंटिफिक नाम आ जाता है क्योन अल्पाइनस। ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, इन जगहों पर देखा जा सकता है। इंडिया में ये ईस्टर्न घाट्स में भी मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स में भी मिलेंगे, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, लद्दाख में भी मिलेंगे। ये होते हैं कार्निवोरस। ठीक है, छोटे से वुल्फ की तरह दिखते हैं, डोमेस्टिक डॉग के साइज के होते हैं। अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में हंटिंग करते हैं। हैबिटेट लॉस, डिसीज थ्रेट, ये वगैरह वगैरह थ्रेट इनका सामना करना पड़ रहा है। IUCN में इनको इंडेंजर्ड बोला है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 और 2 दोनों में शामिल है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आ जाते हैं। शोम्पेन ट्राइब की बात करते हैं। शोम्पेन ने अपना पहला वोट जो पहली बार लोकसभा इलेक्शन में कास्ट किया। ये PVTG की कैटेगरी में आ जाते हैं, वन ऑफ द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये रहते हैं इन द डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं मोंगोलॉइड ग्रुप को। सेंसस 2011 के हिसाब से इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 229। हंटर्स और गैदरर्स हैं, वाइल्ड पिग, पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड, क्रोकोडाइल वगैरह की हंटिंग करते हैं। ये सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं और अभी तक इनको कॉलोनाइज नहीं किया गया है और वो जहां पर रहते हैं उस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया। फिर बात करते हैं जूनो मिशन की, तो नासा के जूनो मिशन ने क्लोजेस्ट व्यूज कैप्चर्स किए हैं ऑफ इरप्टिंग वॉल्केनोज ऑन जुपिटर्स मून। ठीक है, जुपिटर के चंद्रमा पर। मून आयो जो है भाई आपका जुपिटर का, ये मोस्ट वोल्केनली एक्टिव वर्ल्ड है पूरे सोलर सिस्टम में। जूनो मिशन की बात करें तो उसको 2011 में लॉन्च किया गया था टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ जुपिटर। वासुकी इंडिकस की तरफ बात करते हैं भाई। वासुकी नाग का अपने रेफरेंस महाभारत और बाकी सारे मैथोलॉजीज जो इंडिया की हिस्ट्रीज उसमें देखा होगा। तो पैलियोंटोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एक जाइंट प्रेडेटर स्नेक को गुजरात के पनांधारो नाम की जगह है, ठीक है,
जो लिग्नाइट माइन है आपकी कच्छ में, इसमें ढूंढ निकाला है और इसको नाम दिया है वासुकी इंडिकस। ठीक है, ये 47 मिलियन साल पहले मिडिल ईओसिन पीरियड में एग्जिस्ट करता था। इसकी लेंथ 36 से 49 फीट के बीच में आ जाती है और ये बिलोंग करता है मैटसोलेडाई स्नेक फैमिली को। ठीक है, जो तकरीबन 90 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करती थी, फिर 12,000 साल पहले एक्सटेंट हो गई। इसका जो एक्सटेंट है वो इंडिया में सदर्न यूरेशिया से नॉर्थ अफ्रीका में देखा जा सकता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब आपका यूरेशिया के साथ में इनका कोलाइजन हुआ था 50 मिलियन साल पहले। फिर आ जाते हैं ड्रैगन फ्लाई मिशन की तरफ। तो नासा ने अनाउंस किया है कि ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है वो सैटर्न के मैसिव मून टाइटन की स्टडी करेगा। 2028 में इसको लॉन्च किया जाए। यूविकोल एस की बात कर लेते हैं भाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मतलब कि यूविकोल जो एस है भाई, इसको प्री क्वालिफाइड कर दिया है कि इसको कोलेरा की वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्मुलेशन आ जाता है, ओरल कोलेरा वैक्सीन, यानी कि OCV यूविकोल प्लस इसको कहा जाता है। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, सस्ता होता है और इसको ओल्ड वर्जन के मुकाबले जल्दी बनाया जा सकता है। कोलेरा की बात करें तो ये एक एक्यूट डायरियल डिसीज आ जाती है, इलनेस आ जाती है, जो इन्फेक्शन की वजह से होती है विद विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया से। इसको इंजेक्शन, जो कंटामिनेटेड फूड या गंदा पानी या खाना होता है उसके इंजेक्शन की वजह से ये फैल सकती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में रिपोर्ट किए गए। इंडिया में 132 केसेस 2023 में रिपोर्ट किए गए थे टिल जुलाई। तो ये हमारा करंट अफेयर था पूरा का पूरा अप्रैल के 3rd वीक का। अप्रैल के 4th वीक का भी मैं आपको कल दे दूंगा करंट अफेयर्स। कोशिश मेरी यही रहेगी कि क्या बोलते हैं, मई के एंड तक के करंट अफेयर्स आपको दे दूं। बाकी जो पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी आपको टाइम से ग्रुप में मिल ही रही हैं, तो उनके रिविजन्स लगाइए। जितने ज़्यादा रिविजन लगाएंगे उतना बढ़िया ही आपके लिए ठीक रहेगा, आप लोग उतने ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, रेस्ट आपको पता है CAPF AC का बैच 2025 के लिए हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। उसकी डिटेल्स आप रिसेंट वीडियो में देख सकते हैं। आप चाहें तो 8839961158 पर डिटेल्स के लिए मैसेज भी कर सकते हैं और आप फिर उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।